विशाल और शानदार हवेली के मुख्य कक्ष में तनावपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था, जहां रोशनी भी धुंधली लग रही थी। रिया एक कोने में सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे कोई बहुत बब्भी गलती कर दी हो। उसकी सौतेली मां मालती और बहन शिखा उसे नफरत भरी नजरों से घूर रही थीं, मानो वह कोई कीहा हो जिसे कुचलना जरूरी है। मालती ने अपनी भारी रेशमी साही का पल्लू झटकते हुए कठोर आवाज में कहा कि यह शादी होकर रहेगी और रिया के पास इनकार करने का कोई भी विकल्प नहीं है। शिखा ने अपने होठों पर एक क्रूर मुस्कान लाते हुए कहा कि उसे इस बात की खुशी होनी चाहिए कि कोई उस जैसी बेवकूफ और अनपलकी से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। शिखा की आवाज में जहर घुला हुआ था, जो सीधे दिल पर वार करता था। रिया ने जानबूझकर अपने शरीर को हल्का सा कंपाया और अपनी आंखों में आंसू भर लिए। उसने बहुत ही धीमी और डरपोक आवाज में कहा कि वह अपनी मां और बहन की हर बात मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस व्यक्ति से रिया की शादी तय की गई थी, वह शहर का सबसे खूंखार और निर्दयी व्यापारी आर्यन था। एक भयानक कार दुर्घटना के बाद से वह व्हील चेयर पर था और अफवाहें थीं कि उसका स्वभाव किसी भूखे भेइये से कम नहीं है। मालती ने जानबूझकर रिया को इस नरक में धकेलने का फैसला किया था, ताकि वह उसकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर सके। उन्हें लगता था कि रिया इतनी कमजोर और मूर्ख है कि वह कुछ ही दिनों में उस क्रूर इंसान के अत्याचारों से घुट घुट कर मर जाएगी। रिया ने अपने आंसुओं को पोंछने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा बर्फ की तरह ठंडी और शांत थी। उसे बेवकूफ समझना उन दोनों की सबसे बड़ी और खतरनाक भूल थी, जो जल्द ही उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली थी। वह कोई डरी हुई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक बेहद चालाक रणनीतिकार थी, जिसने इस मौके का सालों से इंतजार किया था। आर्यन के घर में प्रवेश पाना उसके अपने गुप्त और खतरनाक मिशन का सबसे महत्वपूर्ण और पहला कदम था, जिसे वह हर हाल में पूरा करना चाहती थी। उसका असली मकसद अपनी मृत मां के कातिलों का पर्दाफाश करना और उन्हें उनके किए की भयानक सजा देना था। 10 साल पहले उसकी मां की मौत को एक साधारण दुर्घटना करार देकर बहुत ही चालाकी से रफा दफा कर दिया गया था, लेकिन रिया जानती थी कि वह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक गहरी और सोची समझी साजिश थी, जिसमें बहुत से रसूखदार लोग शामिल थे। आर्यन की कंपनी और मालती के अवैध संपर्कों के बीच कोई बहुत बड़ा और गहरा संबंध था, जिसे खोजना अब उसका एकमात्र और अंतिम लक्ष्य बन चुका था। उस डरावनी रात की यादें आज भी उसके दिमाग में एक खौफनाक फिल्म की तरह लगातार चलती रहती थीं। जब उसने अपनी मां को खून से लथपथ देखा था, पुलिस की लापरवाही और सबूतों को मिटाने की जल्दबाजी ने उस छोटी सी बच्ची को समय से पहले ही बहुत बा और समझदार बना दिया था। उसने कसम खाई थी कि वह उन सभी लोगों को ढूंढ निकालेगी जिन्होंने उस रात उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। यह झूठी शादी उसी प्रतिशोध की लंबी और कंटीली राह का पहला और सबसे अहम दरवाजा था, जिसे वह खोलने जा रही थी। अचानक रिया ने अपने हाथ में पका हुआ कांच का एक कीमती गिलास फर्श पर गिरा दिया, जो तेज आवाज के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और बहुत ही बेवकूफाना अंदाज में उन बिखरे हुए टुकड़ों को अपने नंगे हाथों से समेटने का नाटक करने लगी। मालती ने गुस्से से फुफकारते हुए उसे दूर हटने का आदेश दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रिया शादी के मंडप में खून से सने हाथों के साथ जाकर उनकी और ज्यादा बेइज्जती करवाए। शिखा ने ताना मारते हुए कहा कि उसे तो ठीक से एक गिलास तक पकना नहीं आता है, तो वह आर्यन जैसे खतरनाक और मूडी इंसान को कैसे संभाल पाएगी। शिखा का हर एक शब्द रिया के दिल में नफरत की एक नई आग जला रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर केवल अज्ञानता और भोलापन ही नजर आ रहा था। उसने अपने होंठ ऐसे सिको लिए जैसे वह अभी फूट फूट कर रोने वाली हो, और किसी डरी हुई बिल्ली की तरह कोने में सिमट कर खड़ी हो गई, जिससे उनकी तसल्ली हो सके। कुछ ही देर बाद आर्यन के वकीलों की एक पूरी टीम शादी के कानूनी कागजात लेकर उस शानदार हवेली में पूरे रुतबे के साथ दाखिल हुई। उनके काले सूट और गंभीर चेहरे इस बात का संकेत दे रहे थे कि यह कोई आम शादी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और का व्यापारिक सौदा है। मुख्य वकील ने रिया को ऊपर से नीचे तक
एक तिरस्कार भरी नजर से देखा और मन ही मन सोचा कि यह बेवकूफ लक्की उनके बॉस के लिए बिल्कुल भी सही चुनाव नहीं है। वकील ने एक भारी फाइल मेज पर रखी और कठोर स्वर में कहा कि ये विवाह अनुबंध के सभी आवश्यक दस्तावेज हैं जिन पर तुरंत हस्ताक्षर करने होंगे। रिया ने डरते हुए आगे बढ़कर पेन पका और ऐसे कांपते हुए हाथों से हस्ताक्षर किए जैसे वह किसी मृत्युदंड के आदेश पर मुहर लगा रही हो। मालती और शिखा की आंखों में जीत की चमक साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनका रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो चुका था। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने खुद अपनी बर्बादी के परवाने पर हस्ताक्षर करवा लिए हैं। जैसे ही वकीलों की टीम उस विशाल हवेली से बाहर निकली, मालती ने अपनी खुशी का इजहार करने के लिए शराब की एक महंगी बोतल खोल दी। शिखा ने अपनी मां के साथ गिलास टकराते हुए कहा कि अब वह मूर्ख लकी उस क्रूर शैतान के हाथों तप तप कर मरेगी और उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दोनों जोर जोर से हंसने लगीं और उनकी गूंजती हुई हंसी पूरी हवेली की खामोशी को बुरी तरह से चीर रही थी। रिया चुपचाप वहां से खिसक कर अपने अंधेरे कमरे में वापस लौट आई, जहां उसका असली काम शुरू होना था। कमरे का दरवाजा बंद होते ही रिया के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने अपना पुराना सूटकेस खोला और उसके अंदर बहुत ही सावधानी से छिपाए गए एक आधुनिक और उच्च तकनीक वाले लैपटॉप को बाहर निकाला। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पुड़ने लगी और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर किसी जादूगर की तरह तेजी से नाचने लगीं। वह अब कोई बेचारी और लाचार लक्की नहीं, बल्कि एक बेहद कुशल और तेजतर्रार हैकर थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। उसने सबसे पहले आर्यन के पूरे बैकग्राउंड और उसकी कंपनी के सर्वरों की गहराई से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। उसे उस व्यक्ति के बारे में हर एक छोटी जानकारी चाहिए थी जिसके साथ वह अगले दिन से रहने वाली थी। स्क्रीन पर बहुत सारी जटिल और छिपी हुई फाइलें तेजी से खुलने लगीं जो आर्यन के व्यापारिक साम्राज्य के कई काले रहस्यों को उजागर कर रही थीं। रिया की पारखी नजरें हर एक डेटा को बड़ी ही बारीकी से स्कैन कर रही थीं ताकि कोई भी सुराग छूट न जाए। अचानक उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दीं और वह बुरी तरह से चौंक गई। आर्यन के मेडिकल रिकॉर्ड के कुछ पन्ने बहुत ही चालाकी से गायब किए गए थे या फिर उन्हें जानबूझकर छिपाया गया था। यह तथ्य इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि उसकी अपंगता शायद उतनी सीधी और सच्ची नहीं है जितनी दुनिया को दिखाई और बताई जाती है। रिया के चेहरे पर एक रहस्यमयी और खतरनाक मुस्कान तैर गई, क्योंकि उसे खेल में एक नया और बहुत बड़ा मोह मिल गया था। उसे यकीन हो गया कि आर्यन भी उसी की तरह कोई बहुत बड़ा और गहरा खेल खेल रहा है जिसे दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा गया है। वह केवल एक क्रूर और अपाहिज इंसान का मुखौटा पहने हुए है, जबकि असलियत कुछ और ही खतरनाक हो सकती है। अगर ऐसा था तो यह शादी रिया के लिए एक बहुत बड़ा और भयानक खतरा भी बन सकती थी, जिसे उसने अब तक नहीं समझा था। उसे अब उस हवेली में हर कदम बहुत ही सोच समझकर और पूरी सावधानी के साथ उठाना होगा। देर रात तक काम करने के बाद रिया ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और उसे सूटकेस के गुप्त हिस्से में दोबारा सुरक्षित रूप से छिपा दिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसे एक नई और खतरनाक जगह पर अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल नाटक शुरू करना था। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे पर फिर से वही बेवकूफ और डरपोक लड़की का मुखौटा ओ लिया जो सबको धोखा देने के लिए जरूरी था। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वह किसी भी कीमत पर हार मानने वाली नहीं थी। अगली सुबह एक लंबी और शानदार काली कार मालती की हवेली के बाहर आकर रुकी, जो रिया को विदा करने के लिए आई थी। कार के चारों तरफ भारी भरकम और हथियारों से लैस अंगरक्षक खजे थे, जो किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद लग रहे थे। मालती ने पड़ोसियों को दिखाने के लिए झूठे आंसू बहाने का बहुत ही उम्दा नाटक किया और रिया को गले लगाकर विदाई दी, जैसे वह उसे बहुत प्यार करती हो। रिया ने भी रोने का नाटक किया
और चुपचाप उस काली कार के अंदर जाकर बैठ गई। कार के अंदर का माहौल बहुत ही शांत और अजीब सा घुटन भरा था, जिसने रिया को अंदर तक पूरी तरह से सतर्क और चौकन्ना कर दिया था। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए रास्तों का बहुत ही बारीकी से मुआयना करना शुरू कर दिया, ताकि वह भागने के हर रास्ते को अच्छी से बाहर झांकते हुए तरह समझ सके। उसके दिमाग में उन सभी सुरक्षा कैमरों और अलार्म सिस्टम का खाका तैयार हो रहा था जो आर्यन के घर के चारों तरफ लगे हुए थे। यह सफर एक नई और भयानक दुनिया की तरफ उसका पहला कदम था। कुछ ही घंटों के सफर के बाद कार एक बहुत ही विशाल और डरावनी सी लोहे की बही गेट के सामने जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने कार की बहुत ही गहनता से चेकिंग की और फिर धीरे धीरे भारी आवाज के साथ वह मुख्य दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं था, लेकिन वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और भयानक खामोशी लगातार तैर रही थी। रिया ने डरने का बहुत ही बेहतरीन नाटक करते हुए अपने दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। कार के दरवाजे को एक नौकर ने बहुत ही अदब और सम्मान के साथ खोला और रिया को बाहर आने का सीधा इशारा किया। जैसे ही उसने अपना पहला कदम हवेली के मुख्य आंगन में रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बेहद खतरनाक शेर की गहरी मांद में आ गई हो। वहां क्वार के दरवाजे को साथ मौजूद हर एक नौकर और कर्मचारी उसे बहुत ही अजीब और तरस भरी नजरों से देख रहा था, जैसे वह कोई बलि का कमजोर बकरा हो। उसे पता था कि यह जगह कमजोर लोगों के लिए नहीं है और उसे सावधान रहना होगा। हवेली का प्रबंधक एक सख्त और बूढ़ा आदमी था, जो काले सूट में बिल्कुल रोबोट की तरह खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। उसने बिना कोई मुस्कान दिए बहुत ही रुखे और कड़क शब्दों में कहा कि इस घर के कुछ सख्त नियम हैं जिनका पालन करना होगा। उसने साफ चेतावनी दी कि बॉस को किसी भी तरह की कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं है और उन्हें परेशान करना मौत को बुलावा देना है। रिया ने अपना सिर नीचे झुकाए रखा और एक डरी हुई सहमी सी आवाज में हामी भर दी। प्रबंधक ने उसे हवेली के उस सुनसान और ठंडे हिस्से में स्थित एक बहे कमरे में पहुंचाया, जो पूरी तरह से अलग थलग और शांत था। उसने बताया कि आर्यन का कमरा इस कमरे के ठीक बगल में है, लेकिन रिया को बिना इजाजत वहां जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। कमरा बहुत ही शानदार था, लेकिन उसकी सजावट में कोई भी गर्माहट या अपनापन बिल्कुल भी नहीं था, जैसे वह कोई खूबसूरत और महंगी जेल हो। रिया ने अकेले होते ही एक गहरी राहत की सांस ली और अपने आसपास की चीजों को गौर से देखा। वह धीरे से चलकर उस भारी और मजबूत लकड़ी के दरवाजे के पास गई, जो सीधे उसके नए पति आर्यन के रहस्यमयी कमरे की तरफ खुलता था। उसने अपने कान को दरवाजे पर बहुत ही सावधानी से लगाया, लेकिन दूसरी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। सन्नाटा इतना ज्यादा गहरा था कि वह अपनी खुद की धड़कन को बहुत ही स्पष्ट और तेज आवाज में आसानी से सुन सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह एक अपाहिज इंसान के पास है या फिर किसी बहुत बड़े खतरे के पास। रिया ने अपने सूटकेस को खोला और एक बार फिर से अपनी असली पहचान और अपने असली मकसद को अपने दिमाग में अच्छी तरह से दोहराया। वह आर्यन की पत्नी बनने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई थी, बल्कि वह अपनी मां के लिए न्याय मांगने और कातिलों को सजा देने आई थी। अगर आर्यन उन अपराधियों के साथ मिला हुआ निकला, तो वह उसे भी बुरी तरह से बर्बाद करने में एक पल भी पीछे नहीं हटेगी। वह एक ऐसी खामोश आंधी थी जो इस पूरे घर की नींव को बुरी तरह से हिलाकर रख देने वाली थी। उसी समय अचानक से उस भारी दरवाजे के पार से एक बहुत ही गहरी और खुरदरी सी आवाज सीधे रिया के कानों से होकर टकराई। वह आवाज इतनी ज्यादा भयानक और डरावनी थी कि किसी भी कमजोर इंसान की रूह पल भर में कांप जाए और वह डर के मारे बेहोश हो जाए। आवाज ने बहुत ही कड़क शब्दों में कहा कि अगर वह बाहर खड़ी होकर जासूसी कर चुकी हो तो अब उसे तुरंत अंदर आना चाहिए। रिया का दिल एक पल के लिए जोर से धक्का, क्योंकि उसे लगा था कि उसे किसी ने नहीं देखा है। उसने तुरंत अपने चेहरे के भावों को वापस उसी डरी हुई और बेवकूफ लक्की के मुखौटे के पीछे बहुत ही सफाई के साथ छिपा लिया। उसने अपने कांपते हुए हाथों से
उस भारी दरवाजे के पीतल वाले हैंडल को बहुत ही धीरे से घुमाया और उसे अपनी तरफ जोर से खींचा। अंदर का कमरा बाहर के कमरे से भी ज्यादा भा और पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, जहां सिर्फ एक हल्की सी पीली रोशनी आ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक भई सी व्हील चेयर पर एक आदमी बहुत ही रहस्यमयी तरीके से बैठा हुआ था। उस आदमी ने अपनी कुर्सी को धीरे से मोहा और अब उसका चेहरा उस हल्की सी रोशनी में पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन का चेहरा बहुत ही आकर्षक और तेजवान था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता और भयानक खालीपन था जो किसी की भी जान निकाल सकता था। उसने रिया को ऊपर से नीचे तक बहुत ही ठंडी और भेदने वाली नजरों से देखा, जैसे वह उसके दिमाग के अंदर चल रही हर बात को पढ़ रहा हो। रिया ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं और डरने का अपना नाटक जारी रखा। आर्यन ने अपनी भारी और डरावनी आवाज में कहा कि मालती ने उसे जो कूहा भेजा है वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। उसने रिया को सीधे चेतावनी दी कि वह इस हवेली में एक अजनबी है और उसे अपनी हद में रहना अच्छी तरह से सीखना होगा। आर्यन ने कहा कि अगर उसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वह उसे ऐसी सजा देगा जिसके बारे में उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। रिया ने रोते हुए सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने भी युद्ध की पूरी तैयारी कर ली थी। कमरे के उस भयानक और ठंडे सन्नाटे के बीच दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और यह किसी बहुत बड़े और विनाशकारी तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। दोनों ही अपने चेहरों पर झूठ और फरेब का एक मजबूत और गहरा मुखौटा पहने हुए थे और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही चालाकी से कमतर आंक रहे थे। खेल अब पूरी तरह से शुरू हो चुका था और इसके नियम बहुत ही क्रूर और खतरनाक थे, जिसमें हारने वाले के लिए कोई जगह नहीं थी। रिया को हर हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचना था। आर्यन ने अपना चेहरा वापस अंधेरे की तरफ घुमा लिया और अपने कठोर स्वर में उसे तुरंत वहां से बाहर जाने का सीधा आदेश दे दिया। रिया ने एक आखिरी बार उस रहस्यमयी और खतरनाक इंसान की पीठ को देखा और चुपचाप उस डरावने कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक किया और अंधेरे में मुस्कुराई, क्योंकि आज का दिन उसकी बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जीत का सबसे पहला और ऐतिहासिक दिन था। उसकी असली लड़ाई और उसका सबसे खतरनाक खेल अब जाकर सही मायने में शुरू हुआ था। अगले दिन की शुरुआत हवेली के बहुत ही शांत और अजीब से माहौल के साथ हुई, जो किसी मुर्दाघर जैसी डरावनी खामोशी से भरा हुआ था। रिया ने बहुत ही साधारण से कपड़े पहने और अपने बालों को बुरी तरह से उलझा लिया ताकि वह बिल्कुल भी आकर्षक और चालाक नजर न आए। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और अपनी नजरों को हमेशा की तरह पूरी तरह से नीचे झुकाकर रखा, जिससे कोई शक न करे। हर एक नौकर उसे ऐसे घूर रहा था मानो वह कोई बहुत ही अजीब और बेवकूफ सा प्राणी हो। नाश्ते की बड़ी सी मेज पर आर्यन पहले से ही अपनी उस रहस्यमयी और भारी भरकम व्हील चेयर पर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर वही पुराना और खौफनाक खालीपन था जो किसी भी इंसान की हड्डियों में सीधे डर की ठंडी लहर पैदा कर सकता था। उसने बिना रिया की तरफ देखे एक बहुत ही कक आवाज में नौकर को खाना परोसने का सीधा आदेश दिया और अपना काम जारी रखा। रिया ने अपनी कुर्सी को धीरे से खींचा और बिना कोई भी आवाज किए चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। नाश्ते की मेज पर आर्यन की ठंडी निगाहें रिया के हर एक छोटे से कदम को बारीकी से परख रही थीं। उसे मालती की इस सौतेली बेटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वह उसे अपने दुश्मनों की एक बहुत ही चालाक जासूस मान रहा था। उसने अपने वफादार सहायक विक्रम को पहले ही यह का निर्देश दे रखा था कि वह रिया पर दिन रात अपनी पैनी नजर बनाए रखे। हवेली का चप्पा चप्पा खौफनाक सुरक्षा कैमरों और जासूसी के खतरनाक उपकरणों से पूरी तरह भरा हुआ था। विक्रम ने आर्यन के इशारे पर एक बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण लाल रंग की फाइल को जानबूझकर डाइनिंग टेबल के नीचे गिरा दिया। यह रिया की वफादारी और उसकी असलियत को जांचने का सबसे पहला और खतरनाक जाल था, जिसे बड़ी होशियारी से बिछाया गया था। अगर वह वास्तव में कोई जासूस होती तो वह उस फाइल के अंदर के पन्नों को देखने की लालच को किसी भी कीमत पर नहीं रोक पाती।
आर्यन अपनी चाय का कप पके हुए उसकी हर एक हरकत का गहराई से इंतजार कर रहा था। रिया की तेज और चौकन्नी नजरों ने उस फाइल को गिरते हुए तुरंत देख लिया था और वह उनके इस छोटे से खेल को समझ गई थी। उसने अपने चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण और डरी हुई मुस्कान लाई और धीरे से अपनी कुर्सी से नीचे की तरफ झुक गई। उसने उस फाइल को बिना खोले और बिना कोई दिलचस्पी दिखाए सिर्फ 2 उंगलियों से ऐसे उठाया, जैसे वह कोई गंदी चीज हो। उसने डरते हुए वह फाइल सीधे विक्रम के हाथों में थमा दी और जल्दी से अपने हाथ पीछे खींच लिए। विक्रम ने फाइल को वापस लेते हुए अपने बॉस की तरफ देखा और आर्यन की आंखों में एक अजीब सी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वह बेवकूफ लकी उनके बुने हुए जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसी थी और उसने ऐसा बर्ताव किया था जैसे उसे कुछ पता ही न हो। लेकिन आर्यन जैसा चालाक और खूंखार इंसान इतनी जल्दी किसी भी बात पर विश्वास करने वालों में से बिल्कुल नहीं था। उसने तय किया कि वह इस लक्की को तोड़ने के लिए और भी ज्यादा कठोर परीक्षाओं का सीधा आयोजन करेगा। दोपहर के समय रिया को जानबूझकर हवेली के उस हिस्से में साफ सफाई का काम सौंपा गया जहां आर्यन का बेहद गोपनीय स्टडी रूम था। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला छोड़ा गया था और अंदर एक चालू लैपटॉप टेबल पर रखा था जिसमें कंपनी के कई गुप्त डेटा थे। ये कोई भूल नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी और खतरनाक चाल थी ताकि रिया को गलती करने के लिए उकसाया जा सके। विक्रम पास के ही एक अंधेरे कमरे में बैठकर कैमरों के जरिए उसकी हर गतिविधि पर लगातार नजर रख रहा था। रिया ने अपने हाथ में झाड़ू और डस्टर पकड़ा हुआ था और वह डरपोक कदमों के साथ उस शांत गलियारे में धीरे धीरे चल रही थी। जैसे ही उसने उस स्टडी रूम के खुले दरवाजे को देखा, उसके तेज दिमाग ने तुरंत खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी बजा दी। वह जानती थी कि यह लैपटॉप एक बहुत बाफंदा है और अगर उसने उसे छुआ भी तो उसकी असली पहचान पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी। उसने जानबूझकर दरवाजे पर ठोकर खाने का बेहतरीन और असली लगने वाला नाटक किया। ठोकर खाते ही रिया जोर से चीखते हुए फर्श पर गिर पई और उसके हाथ से डस्टर छिटक कर सीधा उस मेज के पास जाकर गिरा। वह रोते हुए अपने घुटनों को सहलाने लगी और ऐसा दिखावा करने लगी जैसे उसे बहुत ही भयानक और असहनीय चोट लग गई हो। उसने लैपटॉप की तरफ एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा और केवल अपने दर्द से कराहने का उम्दा नाटक लगातार जारी रखा। कैमरे के पीछे बैठे विक्रम को अब पूरी तरह यकीन होने लगा था कि यह लक्की सच में बेवकूफ है। शाम को आर्यन ने अपने कमरे में उस पूरी घटना का वीडियो फुटेज बहुत ही ध्यान से और कई बार पीछे करके अच्छी तरह से देखा। वह रिया के चेहरे के हर एक भाव और उसकी आंखों की पुतलियों के हिलने तक का गहराई से अध्ययन कर रहा था, लेकिन उसे उस लक्की की मूर्खता और डर के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उसकी जासूसी वाली बात को सच साबित कर सके। आर्यन ने अपना लैपटॉप गुस्से से बंद कर दिया क्योंकि उसे इस तरह की हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसी रात आर्यन की कंपनी के मुख्यालय में एक बहुत भयानक और विनाशकारी साइबर हमला हुआ जिसने पूरे नेटवर्क को बुरी तरह हिला दिया। किसी अज्ञात और बेहद खतरनाक हैकर ने उनके मुख्य सर्वर में सेंध लगा दी थी और करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का डेटा तेजी से चोरी हो रहा था। विक्रम घबराई हुई हालत में आर्यन के कमरे में दौड़ा हुआ आया और उसने इस भयानक संकट की पूरी सूचना अपने बॉस को दी। आर्यन ने तुरंत अपनी आईटी टीम को इस हमले को रोकने का कहा और सीधा आदेश दे दिया। कंपनी के सबसे बेहतरीन और महंगे इंजीनियर लगातार कई घंटों तक उस खतरनाक वायरस को रोकने की जीत हो कोशिश करते रहे, लेकिन हमलावर की तकनीक इतनी ज्यादा आधुनिक और जटिल थी कि उनके सारे सुरक्षा कवच एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। सिस्टम की स्क्रीन पर लाल रंग की चेतावनियां लगातार चमक रही थीं और कंपनी का पूरा नियंत्रण उनके हाथों से तेजी से फिसलता जा रहा था। आर्यन का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच चुका था और वह पूरी तरह से आग बुला हो रहा था। रिया अपने अंधेरे कमरे में लेटी हुई थी जब उसने बाहर गलियारे में विक्रम और आर्यन के बीच हो रही उस चीख पुकार को साफ सुना।
उसकी तेज और प्रशिक्षित सुनने की क्षमता ने तुरंत ही मामले की गंभीरता और उस साइबर हमले की तकनीकी जानकारी का अच्छी तरह से अंदाजा लगा लिया। वह जानती थी कि आर्यन की आईटी टीम इस तरह के उन्नत और खतरनाक हमले को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ साबित होगी। यह उसके लिए अपनी असली ताकत दिखाने और खेल में आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका था। उसने बिना एक भी पल बर्बाद किए अपना सूटकेस खोला और अपना वह गुप्त और अत्यधिक शक्तिशाली लैपटॉप तुरंत ही बाहर निकालकर चालू कर दिया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर किसी बिजली की तरह बहुत ही तेज और अचूक गति से लगातार चलने लगीं और उसने आर्यन के नेटवर्क को हैक कर लिया। उसने देखा कि दुश्मन का वायरस तेजी से मुख्य डेटाबेस की तरफ बढ़ रहा है और अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। रिया ने गहरी सांस ली और अपने बचाव के खतरनाक कोड लिखना शुरू कर दिया। यह एक बहुत भयानक और सीधी साइबर जंग थी, जिसमें दो बेहद कुशाग्र और तेज दिमाग एक दूसरे के आमने सामने पूरी ताकत से लबले रहे थे। रिया ने अपनी डिजिटल ढाल का बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया और दुश्मन हैकर के मुख्य रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। उसने तेजी से ऐसे भ्रामक कोड बनाए जो हमलावर को एक अंतहीन और भूल भुलैया वाले नेटवर्क में बुरी तरह से उलझाकर रख देते थे। दुश्मन हैकर उसके इस अचानक और अचूक हमले से पूरी तरह से घबरा गया और पीछे हटने लगा। 15 मिनट की उस बेहद तनावपूर्ण और जानलेवा डिजिटल लड़ाई के बाद रिया ने दुश्मन के पूरे सिस्टम को सफलता के साथ हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। उसने न केवल कंपनी का सारा महत्वपूर्ण डेटा बचा लिया, बल्कि उसने हमलावर के सर्वर का एक गुप्त आईपी एड्रेस भी चुरा लिया। इस पते से उसे भविष्य में अपने असली दुश्मनों तक पहुंचने में बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण मदद मिलने वाली थी, जो अब तक पर्दे के पीछे थे। उसने अपने सभी निशान मिटा दिए और अपना लैपटॉप वापस छिपाकर रख दिया। उधर आर्यन के मुख्य नियंत्रण कक्ष में सभी आईटी इंजीनियर पूरी तरह हैरान और परेशान खबे थे, क्योंकि वायरस अचानक से अपने आप ही खत्म हो गया था। उन्होंने आर्यन को बताया कि किसी अज्ञात और बेहद शक्तिशाली बाहरी हैकर ने उनके नेटवर्क को उस भयानक तबाही से बचा लिया है। आर्यन की आंखें आश्चर्य और संदेह से पूरी तरह सिकुड़ गईं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही कम लोग थे जो इतनी महारत के साथ हैकिंग कर सकते थे। वह तुरंत समझ गया कि यह किसी आम इंसान का काम बिल्कुल भी नहीं है। आर्यन ने विक्रम को तुरंत उस अज्ञात रक्षक का पता लगाने का सबसे का आदेश दे दिया, जिसने उनकी कंपनी को आज डूबने से बचाया था। विक्रम ने बहुत ही बारीकी से नेटवर्क के हर एक रास्ते की जांच की, लेकिन रिया ने अपने डिजिटल पैरों के निशान इतनी सफाई से मिटाए थे कि कुछ भी नहीं मिला। यह बात आर्यन को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही थी कि कोई इतना ताकतवर इंसान उनके इतने करीब है। वह अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए पूरी रात इस रहस्यमयी हैकर के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह हवेली का पूरा माहौल बीती रात की उस भयानक घटना के कारण बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण और गंभीर बना हुआ था। आर्यन नाश्ते की मेज पर बैठा हुआ अखबार को गुस्से से घूर रहा था और उसका दिमाग अभी भी उस अज्ञात हैकर की गुत्थी सुलझाने में लगा था। रिया हमेशा की तरह अपने बिखरे हुए बालों और डरी हुई आंखों के साथ दबे पांव वहां आई और अपनी जगह पर चुपचाप बैठ गई। उसने रात भर जागने के बावजूद अपने चेहरे पर थकान का कोई भी निशान बिल्कुल नहीं आने दिया था। आर्यन की तेज नजरें अचानक से रिया के चेहरे पर जाकर बहुत गहराई से टिक गईं और वह उसे बहुत ही ज्यादा गौर से देखने लगा। उसे इस बेवकूफ और डरी हुई लड़की के अंदर कुछ ऐसा अजीब सा महसूस हो रहा था जो बिल्कुल भी सामान्य और सीधा नहीं था। रिया ने आर्यन को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो उसने जानबूझकर अपने हाथ में पका हुआ चम्मच प्लेट पर बहुत तेज आवाज के साथ गिरा दिया। उसने तुरंत ही घबराकर आर्यन से माफी मांगी और अपने सिर को पहले से भी ज्यादा नीचे झुका लिया। रिया का यह मूर्खतापूर्ण नाटक आज आर्यन को कुछ ज्यादा ही अजीब और बनावटी सा लग रहा था, जैसे वह कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रही हो। वह यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि जिस घर में इतना बड़ा साइबर हमला हुआ हो, वहां यह लड़की इतनी शांति से कैसे सो सकती है। उसने विक्रम को इशारा किया और कहा कि वह रिया के पुराने जीवन और उसकी शिक्षा के बारे में एक बार फिर से गहराई से जांच करे। आर्यन को अब यह लगने लगा था कि यह लड़की जितनी बेवकूफ दिखती है उतनी है नहीं।
कुछ घंटों के बाद विक्रम आर्यन के कमरे में एक बहुत ही मोटी और विस्तृत फाइल लेकर वापस लौटकर आया, जिसमें रिया का पूरा कच्चा चिट्ठा था। विक्रम ने बताया कि रिया ने किसी भी बड़े स्कूल या कॉलेज से कोई भी तकनीकी या उच्च शिक्षा बिल्कुल भी प्राप्ति नहीं की है। उसके सारे प्रमाण पत्र यह चीख चीख कर कह रहे थे कि वह सिर्फ एक साधारण और अनपढ़ है, जिसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। यह सारी जानकारी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मालती ने उन्हें शादी से पहले बहुत शान से बताई थी। लेकिन आर्यन ने उस फाइल को गुस्से से मेज पर फेंक दिया, क्योंकि उसका तेज दिमाग इन कागजी सबूतों पर बिल्कुल भी यकीन करने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि आज की इस आधुनिक दुनिया में कागजातों को बहुत ही आसानी से खरीदा और अपनी मर्जी के हिसाब से पूरी तरह बदला जा सकता है। उसे रिया की आंखों में कभी-कभी एक ऐसी खतरनाक चमक दिखाई देती थी जो किसी भी साधारण और डरपोक इंसान में होना बिल्कुल असंभव था। आर्यन ने ठान लिया कि वह खुद इस लक्की का पर्दाफाश करके ही दम लेगा। आर्यन ने एक नई और बहुत ही ज्यादा खतरनाक चाल चलने का फैसला किया, जो रिया की जान को भी पूरी तरह खतरे में डाल सकती थी। उसने विक्रम को आदेश दिया कि वह हवेली के बगीचे में मौजूद उस पुराने और खूंखार कुत्ते को जानबूझकर खुला छोड़ दे, जो किसी को भी नहीं बख्शता था। यह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, बल्कि उसे खास तौर पर दुश्मनों को चीर-फाड़ देने के लिए बहुत ही क्रूरता के साथ प्रशिक्षित किया गया था। आर्यन देखना चाहता था कि मौत को सामने देखकर यह लक्की अपनी जान कैसे बचाती है। दोपहर के समय रिया को जानबूझकर कुछ पौधों में पानी डालने के लिए उस बहे और सुनसान बगीचे की तरफ बहुत चालाकी से भेजा गया। वह पानी का बहासा डिब्बा लेकर धीरे धीरे चल रही थी, जब अचानक से उसे अपने पीछे एक बहुत भयानक और खूंखार गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। उसने मुंह कर देखा तो वह विशाल और जंगली कुत्ता अपने नुकीले दांत निकाले हुए उसकी तरफ बहुत तेज गति से झपटने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा था। यह मौत का एक बहुत ही भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। एक आम लक्की उस खूंखार जानवर को देखकर डर के मारे बेहोश हो जाती या फिर चिल्लाते हुए वहां से अपनी जान बचाकर भागने की पूरी कोशिश करती। लेकिन रिया ने अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने की कोई गलती नहीं की और उसने उस जानवर की आंखों में सीधा देखना शुरू कर दिया। उसने अपने शरीर की ऊर्जा को पूरी तरह से शांत किया और एक विशेष प्रकार की ध्वनि अपने गले से बहुत धीमी आवाज में निकाली। यह एक ऐसी पुरानी तकनीक थी जो किसी भी हिंसक जानवर को तुरंत ही काबू में कर सकती थी। वह जंगली और खूंखार कुत्ता, जो कुछ ही पल पहले रिया की जान लेने के लिए पूरी तरह तैयार था, वह अचानक से पूरी तरह शांत हो गया। उसने अपनी पूंछ को नीचे कर लिया और एक पालतू पिल्ले की तरह रिया के पैरों के पास आकर बहुत ही प्यार से बैठने लगा। रिया ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उस जानवर के सिर को बहुत ही स्नेह और सावधानी के साथ सहलाना शुरू कर दिया। दूर बालकनी में अपनी व्हीलचेयर पर बैठे आर्यन ने इस पूरे असंभव से लगने वाले दृश्य को अपनी आंखों से स्पष्ट देखा। आर्यन के चेहरे के कठोर भाव पूरी तरह बदल गए थे और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक बहुत गहरी लहर साफ दिखाई दे रही थी। जिस जानवर को वह खुद भी बिना जंजीर के काबू नहीं कर सकता था, उस बेवकूफ दिखने वाली लकी ने उसे कुछ ही सेकंड में अपना गुलाम बना लिया था। यह कोई साधारण बात नहीं थी और अब आर्यन का शक एक बहुत मजबूत और पक्के यकीन में पूरी तरह बदल चुका था। यह लकी कोई जासूस नहीं, बल्कि उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी चीज थी, जिसे परखना अभी बाकी था। रिया ने उस कुत्ते को सहलाते हुए अचानक से बालकनी की तरफ अपनी नजरें घुमाईं और उसकी आंखें सीधे आर्यन की ठंडी और भेदने वाली आंखों से जा मिली। उस एक छोटे से पल के लिए रिया के चेहरे से वह बेवकूफी का पुराना मुखौटा पूरी तरह हट गया और उसकी असली ताकत बाहर आ गई। उसकी आंखों में एक ऐसी चुनौती और निर्भयता थी जिसने आर्यन के मजबूत और पत्थर जैसे दिल में भी एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। लेकिन अगले ही पल रिया ने फिर से अपना वही पुराना और डरा हुआ रूप धारण कर लिया। वह घबराते हुए पीछे हटी और पानी का डिब्बा वहीं छोड़कर बहुत तेजी से भागती हुई
सीधे हवेली के अंदर अपने कमरे की तरफ चली गई। आर्यन अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठा रहा, लेकिन उसके दिमाग में विचारों का एक बहुत भयानक और विनाशकारी तूफान पूरी तरह से गदर मचा रहा था। उसे अब इस बात में कोई भी संदेह नहीं रह गया था कि मालती ने उसे जो लक्की भेजी है वह एक बहुत घातक और तेज तर्रार हथियार है। अब आर्यन को इस खतरनाक हथियार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सही तरीका खोजना था। अपने कमरे में वापस आकर रिया ने अपने कांपते हुए हाथों को देखा और एक गहरी और लंबी सांस लेकर खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। वह जानती थी कि उसने उस कुत्ते को काबू करके आर्यन के सामने अपनी असलियत का एक छोटा सा लेकिन खतरनाक हिस्सा पूरी तरह से उजागर कर दिया है। अब आर्यन की नजरें उस पर किसी भूखे और शिकारीबाज की तरह हर पल टिकी रहेंगी और उसकी आगे की राह बहुत ही मुश्किल होगी। लेकिन यह चुनौती उसे डराने के बजाय उसके इरादों को और भी ज्यादा मजबूत बना रही थी। उस रात हवेली में अजीब खामोशी छाई थी, लेकिन यह शांति नहीं बल्कि एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी थी। आर्यन और रिया दोनों अपने अपने कमरों में जाग रहे थे और दोनों के दिमाग में अगली खतरनाक चाल के ताने बाने तेजी से बुने जा रहे थे। दोनों ही शतरंज के इस खूनी और रहस्यमयी खेल के बेहद माहिर खिलाड़ी थे, जो हारना बिल्कुल नहीं जानते थे। अब यह देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला था कि इस खेल में सबसे पहली गलती कौन करता है। रिया ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर उस अंधेरे बगीचे की तरफ देखा, जहां वह भयानक कुत्ता अब बिल्कुल शांत होकर सो रहा था। उसे अपनी उस रहस्यमयी और ताकतवर असली पहचान की याद आने लगी, जिसे उसने इस बेवकूफ दिखने वाले चेहरे के पीछे बहुत गहराई से छिपा रखा था। वह कोई साधारण हैकर या चालाक रणनीतिकार मात्र नहीं थी, बल्कि उसे बचपन से ही हर तरह के जानलेवा खतरों से लड़ने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। उसे आर्यन की सच्चाई को सामने लाने के लिए अब और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ आर्यन अपने अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी उस पुरानी और रहस्यमयी डायरी के पन्नों को बहुत ही धीमी गति से पलट रहा था। उस डायरी में उसके जीवन के सबसे गहरे राज और उस वादे का जिक्र था, जो उसने कई सालों पहले किसी बहुत ही खास इंसान से किया था। उसे रिया की आंखों में उस अजनबी और खोई हुई लकी की एक बहुत ही धुंधली सी लेकिन जानी पहचानी झलक दिखाई देने लगी थी। यह विचार उसे बहुत बेचैन कर रहा था कि क्या किस्मत सच में इतना भा और अजीब खेल खेल सकती है। कुछ दिनों की अजीब खामोशी के बाद हवेली में एक नया और बहा तूफान आने की पूरी तैयारी हो रही थी। आर्यन ने अपने सहायकों को शहर की सबसे बहा और शानदार पार्टी में जाने की तैयारी करने का सीधा आदेश दे दिया था। यह कोई साधारण पार्टी नहीं थी, बल्कि शहर के सभी अमीर और रसूखदार लोगों का एक बहुत बहा और महत्वपूर्ण जमावा था। रिया को भी इस पार्टी में आर्यन की पत्नी के रूप में शामिल होने का फरमान बहुत ही कठोरता के साथ सुना दिया गया था, जिसे वह टाल नहीं सकती थी। रिया जानती थी कि इस भव्य आयोजन में उसकी सौतेली मां मालती और बहन शिखा भी जरूर शामिल होने वाली हैं। उनका मुख्य उद्देश्य सबके सामने रिया और उसके अपाहिज पति का मजाक उगाकर अपनी झूठी शान को और भी ज्यादा बहाना था। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपने लिए एक बहुत ही साधारण और पुरानी सी दिखने वाली साजी का चुनाव किया। वह बिल्कुल भी सुंदर या आकर्षक नहीं दिखना चाहती थी, ताकि उसकी बेवकूफी का मुखौटा लोगों की नजरों में और भी ज्यादा पक्का हो सके। आर्यन अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए रिया के इस साधारण और अजीब से पहनावे को बहुत ही तीखी नजरों से देख रहा था। उसके पास दुनिया की हर दौलत थी, लेकिन उसकी पत्नी एक नौकरानी से भी ज्यादा बदतर और सहमी हुई लग रही थी। आर्यन ने उसे अपने महंगे कपड़े पहनने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि वह खुद भी देखना चाहता था कि यह लड़की आज रात क्या तमाशा करती है। कार का दरवाजा खुला और दोनों उस विशाल और जगमगाते हुए बैंक्वेट हॉल की तरफ चुपचाप निकल पे, जहां एक खतरनाक खेल होना था। पार्टी का माहौल बहुत ही ज्यादा शोरगुल वाला और दिखावे से भरा हुआ था, जहां हर कोई अपनी झूठी शान बघार रहा था।
जैसे ही आर्यन की व्हीलचेयर मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, पूरे हॉल में एक अजीब सा और भारी सन्नाटा तेजी से छा गया। हर कोई उस खूंखार और क्रूर व्यापारी को देखकर बुरी तरह से डर गया था और धीरे धीरे पीछे हटने लगा था। रिया ने आर्यन की कुर्सी के पीछे छिपने का बहुत ही बेहतरीन और असली लगने वाला नाटक किया, जैसे वह उन सभी अजनबी लोगों से घबरा रही हो। भीड़ के बीच में से मालती और शिखा बहुत ही घमंड के साथ चलते हुए सीधे आर्यन और रिया की तरफ आने लगीं। उन्होंने बहुत ही महंगे और चमचमाते हुए डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरों पर एक बहुत ही कुटिल और जहरीली मुस्कान थी। मालती ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए जोर से कहा कि उसे अपनी प्यारी बेटी रिया को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। यह बात इतनी जोर से कही गई थी कि हॉल में मौजूद सभी लोग उनकी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से सुन सकें। शिखा ने रिया के सादे कपों को बहुत ही तिरस्कार भरी नजरों से देखा और जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगी। उसने कहा कि आर्यन जैसे बहे और अमीर इंसान की पत्नी को इस तरह के फटे पुराने और सस्ते कपड़े पहनना बिल्कुल शोभा नहीं देता। शिखा की इससे बहा थी। कभी बात पर पार्टी में मौजूद बहुत से लोग अपनी हंसी को छिपाने की नाकाम कोशिश करते हुए देखे जा सकते थे। रिया ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए और अपने सिर को पहले से भी ज्यादा नीचे झुकाकर खजी हो गई। आर्यन का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया था और उसकी मुट्ठियां बहुत ही ज्यादा कस गई थीं, लेकिन वह शांत रहा। वह मालती और शिखा की इस घिनौनी और नीच हरकत को देख रहा था और साथ ही रिया की प्रतिक्रिया का भी इंतजार कर रहा था। अचानक से एक वेटर बहुत सारी शराब की भरी हुई गिलासें लेकर एक बही सी ट्रे में उनके बिल्कुल पास से होकर गुजरने लगा। शिखा ने अपनी चालाकी दिखाते हुए अपना पैर जानबूझकर रिया के रास्ते में अघा दिया ताकि वह सबके सामने बुरी तरह गिर पाए। लेकिन तभी कुछ ऐसा अजीब सा हुआ जिसकी किसी ने भी अपने सबसे बुरे सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। रिया ने शिखा के पैर से ठोकर खाने का एक बहुत ही शानदार और बनावटी नाटक किया और वह उस वेटर की तरफ गिर पई। लेकिन गिरते गिरते उसने वेटर की ट्रे को एक बहुत ही अचूक और रहस्यमयी कोण से हल्का सा धक्का दे दिया जो किसी को नजर नहीं आया। वह पूरी की पूरी ट्रे और उसमें रखी सारी महंगी शराब सीधे शिखा के उस बहुत ही महंगे और नए डिजाइनर गाउन पर गिर गई। शिखा एक भयानक चीख मारते हुए पीछे की तरफ उछली। सभी लोग जो कुछ ही पल पहले रिया का मजाक उड़ा रहे थे, अब शिखा की इस बुरी हालत को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। रिया जमीन पर बैठकर बहुत ही मासूमियत और डर के साथ शिखा से बार बार माफी मांगने लगी। मालती अपनी बेटी की इस भयानक और अप्रत्याशित बेइज्जती को देखकर पूरी तरह से आगबूला हो गई और रिया पर जोर से चिल्लाने लगी। उसने अपना हाथ उठाया ताकि वह रिया के गाल पर एक बहुत ही जोरदार तमाचा मार सके और अपना सारा गुस्सा निकाल सके, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ रिया के चेहरे तक पहुंच पाता, रिया ने डरने का नाटक करते हुए अपना सिर बहुत तेजी से नीचे कर लिया। मालती का हाथ हवा में ही लहरा गया और उसका संतुलन बिगड़ने के कारण वह खुद भी पास रखी एक मेज से जा टकराई। उस मेज पर रखा हुआ एक बहुत बहा और भारी सा सजावटी केक सीधे मालती के चेहरे और उसके महंगे गहनों पर आकर गिर गया। अब मालती का चेहरा पूरी तरह से क्रीम और चॉकलेट से लिपटा हुआ था और वह बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद और डरावनी लग रही थी। पूरे हॉल में अब थाकों की एक बहुत बही और तेज लहर गूंज उठी थी, क्योंकि शहर की दो सबसे घमंडी औरतें आज बुरी तरह जलील हो चुकी थीं। रिया अभी भी जमीन पर बैठी हुई डर से कांपने का अपना शानदार नाटक बिना रुके जारी रखे हुए थी। आर्यन अपनी व्हील चेयर पर बिल्कुल शांत बैठा हुआ इस पूरे तमाशे को अपनी तीखी और रहस्यमयी आंखों से बहुत ही बारीकी से देख रहा था। उसे यह बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब केवल एक इत्तेफाक या एक साधारण सी और बेवकूफाना दुर्घटना थी। उसने बहुत गौर से देखा था कि जब रिया गिरने का नाटक कर रही थी तो उसके पैरों का संतुलन और उसकी गति बिल्कुल अचूक और सधी हुई थी। यह कोई अनागीपन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कुशल और प्रशिक्षित योद्धा की जानलेवा और सटीक चाल थी।
आर्यन के दिमाग में अचानक से पुरानी यादों का एक बहुत तेज और भयानक तूफान उठने लगा, जो उसे सालों पीछे ले गया। उसे उस रहस्यमयी और ताकतवर लक्की की याद आ गई जिससे बचपन में उसकी शादी तय की गई थी और जो एक बहुत बड़ी योद्धा थी। उस लक्की की चाल में भी बिल्कुल वैसी ही फुर्ती और ऐसा ही गजब का संतुलन हुआ करता था जैसा उसने अभी अभी रिया में देखा था। क्या यह डरी हुई और बेवकूफ सी दिखने वाली लक्की असल में वही खतरनाक और खोई हुई इंसान हो सकती है? मालती और शिखा अपनी इस भयानक और शर्मनाक बेइज्जती को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकीं और वहां से मुंह छिपाकर रोते हुए भाग गईं। उनके जाने के बाद पार्टी का माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन हर किसी की नजर अब भी आर्यन और उसकी उस अजीब सी पत्नी पर टिकी हुई थी। रिया ने धीरे से उठकर अपने कपों को साफ किया और ऐसे सिर झुका लिया जैसे उसने कोई बहुत ही भयानक और बड़ा अपराध कर दिया हो। आर्यन ने उसे अपने पास आने का सीधा इशारा किया और उसकी आंखों में गहराई से झांकने की कोशिश की। रिया ने आर्यन की उन ठंडी और भेदने वाली आंखों का सामना करते हुए अपनी पलकों को बहुत ही मासूमियत से तेजी से झपकाया। वह जानती थी कि आर्यन अब उस पर पहले से भी कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक शक करने लगा है, जो उसके लिए अच्छा नहीं था। लेकिन उसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी मां के दुश्मनों को धूल चटाने का अपना पहला कदम सफलतापूर्वक उठा लिया था। उसने आर्यन के पीछे खड़े होकर उसकी व्हील चेयर के हैंडल को बहुत ही मजबूती से और खामोशी के साथ पक लिया। पार्टी के आयोजक ने आर्यन के पास आकर बहुत ही घबराई हुई और कांपती हुई आवाज में उस भयानक दुर्घटना के लिए बार बार माफी मांगी। आर्यन ने अपने हाथ के एक बहुत ही सख्त इशारे से उसे चुप कराया और कहा कि वे अब वापस अपने घर लौटना चाहते हैं। पूरी पार्टी के लोग उनके लिए सम्मान के साथ रास्ता छोकर खड़े हो गए और उनकी आंखों में आर्यन के खौफ के साथ रिया के लिए एक अजीब सी हैरानी भी थी। दोनों चुपचाप उस जगमगाते हुए हॉल से बाहर निकलकर अपनी काली कार की तरफ बढ़ने लगे। कार के अंदर का सफर बहुत ही ज्यादा लंबा और एक अजीब सी घुटन भरी खामोशी से पूरी तरह से भरा हुआ महसूस हो रहा था। रिया ने अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया था और वह बाहर चमकने वाली शहर की रोशनियों को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। आर्यन की नजरें कार के शीशे में से लगातार रिया के उस शांत और रहस्यमयी चेहरे पर पूरी तरह से टिकी हुई थीं। वह इस बेवकूफ दिखने वाली लड़की के उस मजबूत मुखौटे के पीछे छिपी हुई असली और भयानक सच्चाई को बाहर निकालने के लिए बेचैन था। आर्यन ने अचानक से अपना हाथ आगे बढ़ाया और रिया की कलाई को बहुत ही जोर से और दर्दनाक तरीके से मजबूती के साथ पक लिया। रिया ने एकदम से चौंकने और बुरी तरह से डरने का बहुत ही सटीक और शानदार नाटक किया और अपनी आंखें पूरी तरह से बहाक लिया। आर्यन ने बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में उससे पूछा कि उसने मालती और शिखा के साथ उस पार्टी में ऐसा भयानक बर्ताव क्यों किया। रिया ने रोते हुए जवाब दिया कि उसने कुछ भी नहीं किया है और वह सब सिर्फ एक हादसा था। आर्यन ने रिया की कलाई को और भी ज्यादा जोर से दबाया, जिससे उसे हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन उसने अपनी चीख को पूरी तरह दबा लिया। उसने रिया की आंखों में देखते हुए कहा कि वह इत्तेफाक जैसी किसी भी बेवकूफाना बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाला इंसान है। उसने चेतावनी दी कि अगर रिया ने अपनी असली पहचान और अपने इरादे उसे सच सच नहीं बताए तो उसका अंजाम बहुत ही भयानक और दर्दनाक होगा। रिया ने अपने आंसुओं को बहने दिया और बहुत ही लाचार और बेबस दिखने का अपना खेल जारी रखा। कुछ देर तक रिया को उसी भयानक दर्द और खौफनाक नजरों के साथ डराने के बाद आर्यन ने अचानक से उसके हाथ को झटके से छू दिया। वह अपनी सीट पर वापस पीछे की तरफ झुक गया और उसने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली, जैसे वह बहुत ज्यादा थक गया हो। रिया ने राहत की एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली और अपने लाल पचुके हाथ को बहुत ही धीरे धीरे सहलाने लगी। वह जानती थी कि आज रात उसने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बहुत ही खतरनाक और बड़ा खेल खेला है। हवेली वापस पहुंचने पर सारा स्टाफ हमेशा की तरह कतार में खड़ा होकर अपने क्रूर और खतरनाक मालिक का बहुत ही शांति से इंतजार कर रहा था। आर्यन ने बिना किसी की तरफ देखे विक्रम को अपने कमरे में आने का बहुत ही कक और सीधा इशारा किया और आगे बढ़ गया।
रिया भी सिर झुकाए हुए अपने कमरे की तरफ बहुत ही धीमी और डरी हुई चाल के साथ बिना कोई आवाज किए चलने लगी। उसे पता था कि आर्यन अब उसके खिलाफ कोई बहुत ही बड़ी और खतरनाक साजिश रचने की पूरी तैयारी कर रहा होगा। अपने कमरे में पहुंचकर रिया ने सबसे पहले दरवाजा बंद किया और फिर आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे के उस झूठे मुखौटे को उतार दिया। उसकी आंखों में अब कोई भी डर या आंसू बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वहां एक बहुत ही तेज और खतरनाक आग तेजी से जल रही थी। आज उसने मालती और शिखा को जो भयानक सबक सिखाया था वह तो सिर्फ उसके उस भय और विनाशकारी प्रतिशोध की एक बहुत छोटी सी शुरुआत थी। उसे अभी उन सभी लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करना था जिन्होंने उसकी मां की जान ली थी। उसने अपना सूटकेस खोला और उस गुप्त जगह से अपना छोटा सा लेकिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर संचार उपकरण बाहर निकालकर उसे तेजी से चालू किया। उसने एक बहुत ही सुरक्षित और गुप्त फ्रीक्वेंसी पर अपने कुछ पुराने और बेहद वफादार सहयोगियों के साथ सीधा और अहम संपर्क स्थापित किया। उसने उन्हें आर्यन की कंपनी और मालती के काले कारोबार के बीच मौजूद उस गहरे और छिपे हुए संबंध की जांच को और तेज करने का आदेश दिया। रिया अब अपने दुश्मनों को चारों तरफ से एक बहुत ही मजबूत और मौत के जाल में घेरने वाली थी। दूसरी तरफ आर्यन अपने बंद कमरे में विक्रम के साथ एक बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण बैठक कर रहा था जो काफी देर से चल रही थी। उसने विक्रम को उस पार्टी का पूरा सीसीटीवी फुटेज हासिल करने और रिया के हर एक छोटे से कदम की बहुत बारीकी से जांच करने को कहा। आर्यन को पूरा यकीन था कि उस फुटेज में रिया की उस जादुई और रहस्यमयी चाल का कोई न कोई ठोस सुराग जरूर देखने को मिलेगा। वह इस पहेली को सुलझाए बिना चैन से सोने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था और वह सच्चाई जानना चाहता था। विक्रम ने आर्यन को यह भी बताया कि उनके कुछ गुप्त सूत्रों को कंपनी के अंदर एक बहुत ही अजीब सी हलचल का सुराग मिला है। ऐसा लग रहा है कि कोई उनका दुश्मन बहुत ही खामोशी के साथ उनके व्यापारिक साम्राज्य पर एक बहा और जानलेवा हमला करने की तैयारी कर रहा है। आर्यन ने अपनी मुट्ठियों को गुस्से से कस लिया और कसम खाई कि वह अपने दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाएगा कि उनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। यह हवेली अब बहुत ही जल्द एक भयानक और खूनी युद्ध का सबसे बड़ा मैदान बनने वाली थी। रात बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी और उस विशाल हवेली में एक बहुत ही डरावना और भारी सन्नाटा चारों तरफ पूरी तरह से पसरा हुआ था। रिया और आर्यन दोनों ही अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए अपने दिमाग में खतरनाक और जानलेवा शतरंज की चालें बहुत तेजी से चल रहे थे। रिया का वह बेवकूफी भरा मुखौटा अब धीरे धीरे दरकने लगा था और उसकी वह असली ताकतवर पहचान बाहर आने के लिए पूरी तरह से बेताब थी। आने वाला समय उन दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान लेकर आने वाला था। सुबह की पहली किरण के साथ ही रिया फिर से उस लाचार और सहमी हुई लड़की का रूप धारण करके नाश्ते की मेज पर पहुंच गई थी। आर्यन भी वहां मौजूद था और उसकी आंखें कल रात से भी ज्यादा ठंडी और भेदने वाली लग रही थीं, जो रिया के पार देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को बिना कुछ कहे देखा और उनके बीच की उस खामोशी में भी एक भयानक युद्ध चल रहा था। यह नया और खतरनाक खेल उन दोनों को एक भयंकर तबाही की तरफ ले जा रहा था। आर्यन के व्यापारिक साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा और भयानक संकट तेजी से गहराता जा रहा था। मालती और शिखा ने अपनी उस शर्मनाक बेइज्जती का बदला लेने के लिए आर्यन के सबसे बड़े और भ्रष्ट दुश्मन के साथ एक बहुत ही खतरनाक गठबंधन कर लिया था। उनका यह नया और नापाक इरादा आर्यन की पूरी कंपनी को अपने अवैध कब्जे में लेना और उसे रास्ते से पूरी तरह हटाना था। इसके लिए उन्होंने शहर के सबसे खूंखार और बेरहम हत्यारों के एक गुप्त गिरोह को बहुत बड़ी रकम देकर हायर किया था। रिया अपने अंधेरे और शांत कमरे में बैठी हुई अपने उस उन्नत और शक्तिशाली लैपटॉप पर लगातार काम कर रही थी। उसकी तेज और चौकन्नी नजरों ने अचानक से मालती के फोन से भेजे गए कुछ बेहद गुप्त और कूटलिखित संदेशों को बीच में ही पकड़ लिया। उसने अपनी असाधारण हैकिंग कला का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए
उन सभी जटिल संदेशों को कुछ ही पलों में पूरी तरह से डिकोड कर लिया। संदेशों को पढ़ते ही उसके चेहरे की रंगत पूरी तरह से बदल गई और वह खतरे को भांप गई। उन गुप्त और खतरनाक संदेशों में आर्यन को उसी रात मौत के घाट उतारने की एक बहुत ही खौफनाक और भयानक साजिश रची गई थी। हत्यारों का वह खतरनाक गिरोह हवेली के भारी और मजबूत सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर घुसने की पूरी और पुख्ता तैयारी कर चुका था। रिया को अब यह अच्छी तरह से समझ आ गया था कि मालती अपनी हार को बर्दाश्त न कर पाने के कारण पूरी तरह से अंधी और पागल हो चुकी है। अब रिया के पास सोचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। उसने बिना एक भी पल बर्बाद किए अपने सबसे खास और विश्वस्त साथियों को एक बेहद सुरक्षित और गुप्त चैनल पर तत्काल संदेश भेज दिया। उसने हवेली के पूरे नक्शे और सुरक्षा कैमरों की सटीक जानकारी अपने उन खतरनाक और तेजतर्रार सहयोगियों को बहुत ही तेजी के साथ भेज दी। इसके साथ ही उसने हवेली के मुख्य सुरक्षा अलार्म सिस्टम को हैक करके अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया ताकि वक्त आने पर वह उन्हें चकमा दे सके। रिया अब पूरी तरह से युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार थी। रात का अंधेरा हवेली पर किसी भारी और खौफनाक चादर की तरह पूरी तरह से फैल चुका था और सन्नाटा बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। बाहर तेज और ठंडी हवाएं चल रही थीं, जो आने वाले उस भयानक और खूनी तूफान का साफ और सीधा संकेत दे रही थीं। आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ कुछ बहुत ही जरूरी और गोपनीय दस्तावेजों की गहराई से जांच करने में पूरी तरह से मग्न था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत आज रात उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। अचानक हवेली के उस विशाल और मजबूत मुख्य दरवाजे के पास एक बहुत ही हल्की सी और अजीब खड़खड़ाहट की डरावनी आवाज सुनाई दी। काले लिबास में लिपटे हुए करीब 10 बेहद खूंखार और हथियारों से लैस हथियारे बहुत ही चालाकी से दीवार फांदकर हवेली के अंदर घुस आए थे। उनके हाथों में साइलेंसर लगी हुई आधुनिक बंदूकें और बेहद तेज धार वाले खतरनाक चाकू चमक रहे थे जो खून के प्यासे लग रहे थे। उन्होंने हवेली के बाहरी सुरक्षा गार्डों को बहुत ही खामोशी के साथ मौत की नींद सुला दिया था। रिया अपने कमरे की खिड़की से उन सभी खतरनाक हमलावरों की हर एक चाल को किसी तेज बाज की तरह बहुत ही बारीकी से देख रही थी। वह जानती थी कि अगर उसने अभी कोई बड़ा और सख्त कदम नहीं उठाया तो आर्यन के साथ साथ उसकी अपनी जान भी चली जाएगी। उसने अपनी सादे और बेवकूफाना दिखने वाले कपड़ों को झटके से उतारा और अपना एक बेहद चुस्त और काले रंग का लड़ाकू सूट पहन लिया। उसने अपने कमरबंद में कुछ बेहद धारदार और घातक हथियार बहुत ही सफाई से छिपा लिए। आज रात उसे अपने उस बेवकूफ और डरपोक लड़की वाले झूठे मुखौटे को हमेशा के लिए अपने चेहरे से पूरी तरह उतार कर फेंकना था। उसने अपने लंबे और काले बालों को कसकर बांधा और अपनी आंखों में एक बहुत ही क्रूर और भयानक चमक ले आई जो मौत जैसी थी। वह अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बहुत ही दबे और खामोश कदमों के साथ उस लंबे और अंधेरे गलियारे में एक खतरनाक परछाई की तरफ बाहर निकली। उसका लक्ष्य आर्यन के कमरे तक पहुंचने वाले उन सभी रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक करना था। हमलावरों का वह खतरनाक समूह बहुत ही खामोशी के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए आर्यन के मुख्य कमरे की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उनका नेता एक बहुत ही विशाल और क्रूर इंसान था जिसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा और भयानक निशान था जो उसे और डरावना बनाता था। उसने अपने साथियों को इशारे से 2 अलग-अलग हिस्सों में बंटने का सीधा आदेश दिया ताकि वे आर्यन को चारों तरफ से घेर सकें। वे अपने नापाक इरादों में सफल होने का बहुत ही पक्का और घमंड भरा यकीन लिए हुए थे। जैसे ही 3 हत्यारे आर्यन के कमरे की तरफ मुड़े, अचानक से उनके सामने एक बहुत ही तेज और काली परछाई तेजी से आकर खड़ी हो गई। रिया ने अपनी जगह से एक बहुत ही तेज और अचूक छलांग लगाई और हवा में ही घूमते हुए पहले हत्यारे के चेहरे पर जोरदार लात मारी। वह आदमी एक भयानक और दबी हुई चीख के साथ सीधे पीछे की तरफ गिरा और हमेशा के लिए पूरी तरह से बेहोश हो गया। बाकी के दोनों हत्यारे इस अचानक हुए और जानलेवा हमले से पूरी तरह हैरान रह गए। इससे पहले कि वे दोनों हत्यारे अपनी बंदूकों का इस्तेमाल कर पाते, रिया उनके बिल्कुल करीब पहुंच गई
और मौत का खेल शुरू कर दिया। उसने एक हत्यारे की कलाई को बहुत ही क्रूरता से मरोड़ा और उसके हाथ से बंदूक छीनकर उसे दूसरे हत्यारे के सिर पर जोर से दे मारा। उसकी चालों में एक ऐसी गजब की फुर्ती और अकल्पनीय ताकत थी जो किसी भी आम इंसान के लिए पूरी तरह से असंभव और हैरान करने वाली थी। कुछ ही सेकंड के अंदर वे दोनों खूंखार हमलावर भी जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। गलियारे में होने वाली इस भयानक और अजीब सी खटपट की आवाज आर्यन के तेज और चौकन्ने कानों तक बहुत ही स्पष्ट रूप से पहुंच गई थी। उसने तुरंत अपनी व्हीलचेयर को दरवाजे की तरफ मोड़ा और अपने गुप्त दराज से एक बहुत ही भारी और आधुनिक रिवॉल्वर बाहर निकाल ली। वह समझ गया था कि हवेली पर किसी बड़े दुश्मन का बहुत ही भयानक और जानलेवा हमला हो चुका है, जिसे रोकना अब बेहद जरूरी था। उसने दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखा और उसे एक जोरदार झटके के साथ पूरी तरह खोल दिया। दरवाजा खुलते ही आर्यन के सामने एक ऐसा भयानक और अकल्पनीय दृश्य था जिसने उसके दिल की धड़कन को एक पल के लिए पूरी तरह रोक दिया। उसकी वह बेवकूफ और डरपोक सी दिखने वाली पत्नी रिया काले लड़ाकू कपड़ों में 3 खून से सने हुए खूंखार हमलावरों की लाशों के बीच खड़ी थी। रिया के चेहरे पर कोई भी डर या घबराहट बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही क्रूर और ठंडी मौत जैसी शांति छाई हुई थी। उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था, जिससे लगातार ताजा खून नीचे टपक रहा था। आर्यन अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह वही बेचारी और डरी हुई लड़की है जो हर बात पर कांपने लगती थी, जिस इंसान को वह अब तक अपने दुश्मनों की एक बहुत ही कमजोर और साधारण सी जासूस मानकर बार बार बेइज्जत और जलील करता आ रहा था। वह लड़की तो वास्तव में मौत की एक साक्षात और भयानक देवी का रूप थी जो दुश्मनों को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सकती थी। आर्यन का सारा घमंड और शक इस एक खौफनाक पल में पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। तभी अचानक से गलियारे के दूसरे कोने से बाकी बचे हुए 7 खूंखार हत्यारे अपनी बंदूकों का सीधा निशाना साधे हुए बहुत तेजी से वहां पहुंच गए। हमलावरों के क्रूर नेता ने जब अपने साथियों को इस तरह बुरी हालत में जमीन पर पड़े हुए देखा तो उसका गुस्सा पूरी तरह से 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए अपने आदमियों को आर्यन और उस रहस्यमयी लड़की को तुरंत ही भून डालने का एक बहुत कड़ा और जानलेवा आदेश दे दिया। गोलियों की वह भयानक और कान फोड़ू बौछार अचानक से चारों तरफ पूरी तरह शुरू हो गई। रिया ने बिना एक भी पल की देरी किए बहुत ही तेज गति से आर्यन की व्हीलचेयर को जोर से धक्का दिया और उसे सुरक्षित कोने में कर दिया। उसने हवा में एक कलाबाजी खाई और गोलियों की उस तेज बौछार से बचते हुए एक बहुत ही भारी संगमरमर के खंभे के पीछे अपनी सुरक्षित जगह बना ली। गोलियां लगातार दीवारों और कीमती सजावटी सामानों से टकराकर एक बहुत ही खौफनाक और भयानक तबाही का मंजर पूरी तरह से पैदा कर रही थीं। हवेली का वह शांत और सुंदर गलियारा अब एक बहुत ही खूनी युद्ध का मैदान बन चुका था। रिया ने गहरी सांस ली और अपने कमरबंद से 2 छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली और खतरनाक स्मोक बम निकालकर पूरे गलियारे के बीचों बीच जोर से फेंक दिए। कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके में बहुत ही गाढ़ा और जहरीला सफेद धुआं पूरी तरह से फैल गया, जिससे हमलावरों की आंखों की रोशनी बिल्कुल ही शून्य हो गई। यह रिया की सबसे पसंदीदा और अचूक युद्ध नीति थी, जिसमें वह अंधेरे और धुएं का फायदा उठाकर अपने दुश्मनों का बेरहमी से शिकार करती थी। अब उन खूंखार हमलावरों के मरने की असली और भयानक बारी पूरी तरह से आ चुकी थी। उस गाढ़े धुएं के बीच से गुजरते हुए रिया एक खामोश और अदृश्य मौत की तरह बहुत तेजी से और बिना कोई भी आवाज किए उन हमलावरों के बीच घुस गई। उसने सबसे पहले एक आदमी की गर्दन पर अपने तेज चाकू से एक बहुत ही सटीक और गहरा वार किया, जिससे वह बिना चीखे ही मौत की नींद सो गया। उसके बाद उसने अपनी लात से दूसरे आदमी के घुटने को पूरी क्रूरता के साथ तोड़ दिया और उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारा। धुएं के अंदर केवल हड्डियां टूटने और मौत की भयानक चीखें ही सुनाई दे रही थीं। आर्यन अपनी सुरक्षित जगह से इस पूरी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई को एक बहुत ही अजीब सी हैरानी और अविश्वास के साथ गहराई से देख रहा था।
उसे धुएं के बीच से केवल रिया की तेज और खतरनाक परछाई ही साफ दिखाई दे रही थी, जो किसी भूखे और खूंखार शेर की तरह अपने शिकार को चीर रही थी। वह लड़की बिना किसी अत्याधुनिक हथियार के ही गोलियों से लैस उन सभी खतरनाक आदमियों पर बहुत ही आसानी और बेखौफ तरीके से भारी पड़ रही थी। यह दृश्य आर्यन के दिमाग में हमेशा के लिए छपने वाला था। कुछ ही मिनटों के अंदर 6 खूंखार हमलावर अपनी जान से पूरी तरह हाथ धो बैठे थे और अब केवल उनका वह क्रूर और विशालकाय नेता ही वहां जिंदा बचा था। जैसे ही धुआं थोड़ा सा छंटा, उस नेता ने रिया को देखा और बहुत ही जोर से चीखते हुए अपनी भारी बंदूक का मुंह उसकी तरफ सीधा कर दिया। लेकिन रिया उससे कहीं ज्यादा तेज थी और उसने अपनी जगह से एक बहुत लंबी और खतरनाक छलांग सीधे उस आदमी की तरफ लगाई। उसने हवा में ही उस आदमी की बंदूक को एक जोरदार लात मारकर दूर पूरी तरह से छिटका दिया। बंदूक हाथ से छूटते ही उस विशाल आदमी ने अपने कपड़ों में से एक बहुत बड़ा और भयानक चाकू निकाल लिया और रिया पर एक सीधा और जानलेवा वार किया। रिया ने बहुत ही सफाई और फुर्ती के साथ उस वार को पूरी तरह से खाली जाने दिया और अपने शरीर को हल्का सा पीछे की तरफ मोड़ लिया। अगले ही पल उसने अपने हाथ से उस आदमी की गर्दन को बहुत ही मजबूती से पकड़ा और उसे एक जोरदार झटके के साथ जमीन पर पटक दिया। वह आदमी एक भयानक दर्द के साथ वहीं तड़पते हुए हमेशा के लिए बेहोश हो गया। लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और उस लंबे और आलीशान गलियारे में अब केवल मौत का एक बहुत भयानक और खौफनाक सन्नाटा ही चारों तरफ पसरा हुआ था। जमीन पर खून की एक बहुत बड़ी और लाल नदी सी बह रही थी और चारों तरफ तबाही के खौफनाक और दिल दहला देने वाले निशान पूरी तरह से बिखरे पड़े थे। रिया ने एक गहरी और लंबी सांस ली और अपने खून से सने हुए तेज चाकू को एक मरे हुए हमलावर के कपड़ों से बहुत ही शांति के साथ पोंछकर साफ किया। उसने अपने बालों को पीछे किया, उसने अपनी गर्दन को बहुत ही धीमी गति से मोड़ा और अपनी उन ठंडी और मौत जैसी भयानक आंखों से आर्यन को बिल्कुल सीधा और बिना पलक झपकाए गहराई से देखा। आर्यन भी अपनी गन को मजबूती से पकड़े हुए उस लड़की को देख रहा था, जिसने आज रात अकेले ही मौत के मुंह से उसकी जान को पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकाला था। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोला गया, लेकिन उनकी नजरों का यह सीधा और गहरा टकराव बहुत सी अनकही और रहस्यमयी बातों को पूरी तरह से बयान कर रहा था। आर्यन ने अपनी रिवॉल्वर को धीरे से नीचे किया और बहुत ही भारी और कड़क आवाज में उस लड़की से उसका असली और सच्चा नाम बताने को सीधा कहा। उसने कहा कि वह अब और कोई भी झूठा नाटक या बेवकूफी भरी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता है, क्योंकि सच्चाई अब बहुत ही भारी पूरी तरह से उसके सामने आ चुकी है। रिया के चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक मुस्कान आई, जिसने उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा तीखा और जानलेवा बना दिया। उसने धीरे से आर्यन की तरफ अपने कदम पूरी तरह से बढ़ाने शुरू कर दिए। रिया आर्यन के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में एक बहुत ही अजीब सी चमक और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था, जो पहले कभी नहीं था। उसने बहुत ही शांत और स्थिर आवाज में जवाब दिया कि उसका नाम रिया ही है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं है जिसे मालती ने अपनी मूर्खता में उसे समझ लिया था। उसने आर्यन को बताया कि आज रात उसने जो कुछ भी देखा है वह उसकी असली और भयानक ताकत का केवल एक बहुत ही छोटा और मामूली सा हिस्सा है। वह कोई डरी हुई साधारण लड़की नहीं थी। रिया ने आर्यन को पूरी सच्चाई बताते हुए कहा कि मालती और उसके भ्रष्ट दुश्मनों ने मिलकर आज रात उसकी पूरी कंपनी और उसकी जान को खत्म करने की योजना बनाई थी। उसने बताया कि वह अपने खुद के एक बहुत ही गहरे और पुराने मकसद से इस हवेली में आई थी, लेकिन अब उनका दुश्मन पूरी तरह से एक ही बन चुका है। अगर आर्यन चाहे तो वे दोनों मिलकर उन सभी गद्दारों और हत्यारों को हमेशा के लिए पूरी तरह से मिट्टी में मिला सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ बहुत बुरा किया है। यह एक खतरनाक और सीधा प्रस्ताव था। आर्यन का तेज और चालाक दिमाग रिया की इन सभी बातों को बहुत ही गहराई और पूरी गंभीरता के साथ अपने अंदर तेजी से विश्लेषण करने में लगा हुआ था। उसे अब पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि यह लड़की कोई आम हैकर या जासूस नहीं,
बल्कि एक बहुत ही उच्च दर्जे की और बेहद खौफनाक योद्धा है। उसे रिया की उन आंखों में एक बार फिर से अपनी उस पुरानी और खोई हुई मंगेतर की एक बहुत ही साफ और स्पष्ट झलक दिखाई देने लगी थी। क्या यह एक बहुत भयानक और खूबसूरत सच हो सकता था? तभी हवेली के नीचे से विक्रम और आर्यन के बाकी सभी वफादार गार्डों की बहुत तेज और घबराई हुई आवाजें पूरी तरह से आनी शुरू हो गई, जो ऊपर आ रहे थे। विक्रम ने जब गलियारे में लाशों का वह भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला ढेर देखा, तो उसकी आंखें डर के मारे पूरी तरह से फटी की फटी रह गईं। उसने आर्यन को सुरक्षित देखा तो एक बहुत गहरी और लंबी राहत की सांस ली, लेकिन वह रिया के इस भयानक और क्रूर अवतार को देखकर बुरी तरह से कांप गया था। यह दृश्य डरावना और अकल्पनीय था। आर्यन ने बहुत ही सख्त और ऊंचे स्वर में विक्रम को सीधा आदेश दिया कि वह इन सभी लाशों को रातों रात बहुत ही खामोशी के साथ यहां से पूरी तरह हटा दे। उसने यह भी कहा कि इस भयानक हमले की खबर हवेली के बाहर किसी भी इंसान को बिल्कुल भी नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वह दुश्मनों को अपने जिंदा होने का एहसास दिलाना चाहता है। विक्रम ने तुरंत सिर हिलाया और अपने आदमियों के साथ मिलकर उस भयानक और खूनी सफाई के काम में पूरी तरह से लग गया। अब खेल का रूप पूरी तरह बदल चुका था। रात का वह भयानक और खूनी तूफान अब धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो चुका था, लेकिन एक नए और उससे भी ज्यादा खौफनाक तूफान की शुरुआत हो चुकी थी। आर्यन और रिया अब एक ही कमरे में आमने सामने थे और उनके बीच के वे सारे पुराने और झूठे मुखौटे हमेशा के लिए पूरी तरह से टूटकर बिखर चुके थे। अब वक्त आ गया था कि वे दोनों अपने अपने गहरे राज एक दूसरे के सामने पूरी तरह से खोल दें और एक नई और खतरनाक शुरुआत करें। यह रात एक बहुत बड़ा और भयानक बदलाव लेकर आई थी। आर्यन के विशाल और शांत कमरे में अब एक अजीब सी भारी खामोशी पूरी तरह से छाई हुई थी, जो तूफान से पहले की शांति जैसी थी। बाहर गलियारे में बिखरे हुए खून और लाशों को विक्रम बहुत सफाई से हटा रहा था। आर्यन अपनी व्हील चेयर से उठकर बहुत ही सामान्य तरीके से अपने मजबूत पैरों पर खड़ा हो गया, जिसे देखकर रिया पूरी तरह से हैरान रह गई। आर्यन का वह अपाहिज होने का पुराना नाटक अब खत्म हो चुका था और वह एक खतरनाक शेर की तरह खड़ा था। रिया के चेहरे पर हैरानी देखकर आर्यन ने एक बहुत ही ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा कि वह अकेला नहीं है जो मुखौटा पहने हुए है। उसने बताया कि वह भयानक कार दुर्घटना भी एक बहुत बड़ी साजिश थी और अपने दुश्मनों को धोखे में रखने के लिए उसने यह नाटक किया था। रिया ने भी एक गहरी सांस ली और कहा कि अब समय आ गया है कि वे दोनों अपने सभी राज एक दूसरे को बता दें। उसने कहा कि वह उस औरत की बेटी नहीं है जिसे दुनिया उसकी असली मां समझती है। रिया ने अपनी दर्दनाक कहानी शुरू करते हुए कहा कि उसकी असली मां एक बहुत ही अमीर और रसूखदार परिवार की एकमात्र वारिस थी। मालती, जो उस समय एक साधारण सी नौकरानी थी, उसने धोखे से रिया के पिता को अपने जाल में फंसा लिया था। मालती और उसके लालची साथियों ने मिलकर रिया की मां की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी और सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। उस समय रिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसने वह भयानक खूनी मंजर अपनी आंखों से देखा था और वह कभी नहीं भूली। आर्यन बहुत ही ध्यान और पूरी गंभीरता के साथ रिया की हर एक बात को सुन रहा था और उसके दिमाग में कई पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं। रिया ने आगे बताया कि उसकी मां की मौत के बाद उसे एक बहुत ही गुप्त और खतरनाक संस्था ने गोद ले लिया था। वहां उसे हर तरह के हथियारों को चलाने और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी। उसे एक ऐसा अजेय योद्धा बनाया गया था जो किसी भी दुश्मन को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सके। रिया की पूरी बात सुनने के बाद आर्यन ने अपनी अलमारी से एक बहुत ही पुराना और खूबसूरत सा लक्की का डिब्बा बाहर निकाला। उसने उस डिब्बे को खोला और उसमें से एक छोटा सा लेकिन बेहद कीमती लॉकेट निकालकर रिया के बिल्कुल सामने रख दिया। रिया उस लॉकेट को देखकर पूरी तरह से सुन्न रह गई, क्योंकि वह बिल्कुल वैसा ही लॉकेट था
जैसा उसकी मां ने उसे बचपन में पहनाया था। आर्यन ने बहुत ही भारी आवाज में कहा कि यह लॉकेट उस लौकी का है जिससे बचपन में उसकी शादी तय हुई थी। आर्यन ने रिया की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा कि वह वही खोई हुई लक्की है जिसे वह सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। दोनों के परिवार बहुत पुराने दोस्त थे और उन्होंने बहुत पहले ही उन दोनों की शादी का पक्का वादा कर लिया था। रिया की मां की मौत के बाद आर्यन के परिवार ने उसे बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। आज किस्मत ने उन दोनों को एक बहुत ही अजीब और खतरनाक मोड़ पर लाकर फिर से एक साथ खाका कर दिया था। यह एक बहुत ही भावुक और हैरान कर देने वाला पल था, जिसने उन दोनों के बीच मौजूद शक की हर दीवार को पूरी तरह से तोड़ दिया था। रिया की आंखों से आंसू छलक पाए और उसने उस पुराने लॉकेट को अपने हाथों में लेकर अपने सीने से बहुत मजबूती के साथ लगा लिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सालों बाद उसे अपना असली घर और अपना कोई बहुत ही करीबी इंसान वापस मिल गया हो। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रिया के आंसुओं को बहुत ही नरमी के साथ पोंछ दिया। अब उनके बीच कोई भी पर्दा या कोई भी झूठ बाकी नहीं था और वे दोनों एक दूसरे के सामने पूरी तरह से सच्चे रूप में खड़े थे। आर्यन ने कहा कि मालती और उसके भ्रष्ट सहयोगियों ने केवल रिया की मां को ही नहीं बल्कि आर्यन के पिता को भी मारा था। उनका वह पुराना दुश्मन शहर का सबसे ताकतवर और भ्रष्ट माफिया डॉन था, जो अब मालती के साथ मिलकर काम कर रहा था। वे दोनों एक ही खतरनाक दुश्मन के शिकार थे और अब उनका मकसद भी पूरी तरह से एक ही हो चुका था। रिया ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा मुस्कान लाते हुए कहा कि अब उन सभी गद्दारों के मरने का सही वक्त आ गया है। उसने आर्यन को बताया कि उसने मालती के सभी गुप्त खातों और उसके गैरकानूनी व्यापारिक संपर्कों को पूरी तरह से हैक कर लिया है। दुश्मन बहुत ही ज्यादा मूर्ख हैं और वे यह सोच रहे हैं कि आज रात के भयानक हमले में आर्यन पूरी तरह से मारा जा चुका है। उन्हें आर्यन की मौत का झूठा यकीन दिलाना उनके लिए सबसे बहा और घातक हथियार साबित होने वाला था। आर्यन ने रिया की इस बेहतरीन और चालाक योजना की पूरी तरह से तारीफ की और अपनी आंखों में एक क्रूर चमक लाते हुए सिर हिलाया। उसने कहा कि वे दोनों मिलकर एक ऐसा बिछा हुआ जाल बनाएंगे जिसमें वे सभी घमंडी और लालची दुश्मन तप तप कर अपनी जान दे देंगे। कल कंपनी की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिसमें मालती और उसका वह खतरनाक साथी कंपनी पर कब्जा करने आएंगे। आर्यन चाहता था कि वे दुश्मन अपनी जीत का पूरा जश्न मनाएं, ताकि बाद में उनका दर्द और ज्यादा भयानक हो। रात के उस घने अंधेरे में आर्यन और रिया ने मिलकर अपनी उस खौफनाक और विनाशकारी योजना के हर एक छोटे से हिस्से को बहुत बारीकी से तैयार किया। रिया ने अपने शक्तिशाली लैपटॉप पर काम करते हुए दुश्मनों के सभी वित्तीय रिकॉर्ड और उनके काले कारनामों के पक्के सबूत पूरी तरह से जमा कर लिए थे। उसने उन सभी सबूतों को एक बहुत ही सुरक्षित फोल्डर में डाल दिया था, जिसे कल की बोर्ड मीटिंग में पूरी दुनिया के सामने खोला जाना था। यह दुश्मनों की कब्र खोदने की एक बहुत ही शानदार तैयारी थी। दूसरी तरफ शहर के एक बहुत ही महंगे और आलीशान होटल के गुप्त कमरे में मालती और शिखा अपनी झूठी जीत का शानदार जश्न मना रही थीं। उनके साथ शहर का वह भ्रष्ट और क्रूर माफिया डॉन भी बैठा हुआ था, जो आर्यन की कंपनी को हपने का बहुत पुराना सपना देख रहा था। वे महंगे और विदेशी शैंपेन पी रहे थे और जोर जोर से हंसते हुए आर्यन और रिया की मौत की झूठी कल्पना कर रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत तो उनके अपने दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। मालती ने अपना गिलास हवा में उठाते हुए कहा कि आज रात से आर्यन का वह सारा घमंड और उसका पूरा साम्राज्य हमेशा के लिए खाक में मिल गया है। शिखा ने भी अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि वह बेवकूफ रिया भी उसी अपाहिज इंसान के साथ तप कर मर गई होगी, जो बहुत अच्छा हुआ। माफिया डॉन ने अपनी भारी आवाज में कहा कि कल की बोर्ड मीटिंग में वह पूरी कंपनी का मालिक बन जाएगा और सब कुछ उसके कब्जे में होगा। उनका यह अंधा घमंड बहुत ही जल्द एक भयानक तबाही में बदलने वाला था। सुबह की पहली किरण के साथ ही आर्यन और रिया अपनी उस खतरनाक योजना के अगले हिस्से पर काम करने के लिए
पूरी तरह से तैयार थे। आर्यन ने अब अपनी व्हील चेयर को हमेशा के लिए किनारे कर दिया था और वह अपने असली ताकतवर रूप में हवेली के अंदर घूम रहा था। रिया भी अब अपने असली और निडर अवतार में थी और उसने हवेली की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से आधुनिक और अभेद्य बनाने का काम शुरू कर दिया था। दोनों एक बहुत ही बेहतरीन और अजेय टीम की तरह साथ मिलकर काम कर रहे थे। विक्रम भी आर्यन के इस असली रूप को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन उसे अपने बॉस की इस शानदार वापसी पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। आर्यन ने विक्रम को का आदेश दिया कि वह मालती और उसके उन सभी गुंडों पर गुप्त रूप से बहुत कई और पैनी नजर बनाए रखे। वे जानना चाहते थे कि दुश्मन अपनी उस झूठी जीत के नशे में चूर होकर अपनी अगली चाल किस तरह से और कब चलने वाले हैं। यह एक बहुत ही खामोश लेकिन बेहद खतरनाक और जानलेवा मनोवैज्ञानिक युद्ध बन चुका था। रिया ने अपने उस अत्यधिक उन्नत और शक्तिशाली लैपटॉप के जरिए मालती के सभी फोन कॉल और उसके संदेशों को पूरी तरह से हैक करना जारी रखा। उसने आर्यन को बताया कि मालती और वह माफिया डॉन कल होने वाली एक बहुत बड़ी बोर्ड मीटिंग में कंपनी पर सीधा कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। वे फर्जी कागजातों का इस्तेमाल करके आर्यन के सभी शेयरधारकों को बुरी तरह से डराने और अपनी तरफ करने की एक बहुत ही घिनौनी कोशिश करने वाले हैं। आर्यन ने यह सब सुनकर बहुत ही खौफनाक और ठंडी मुस्कान दी। आर्यन ने कहा कि वह मालती को उस बोर्ड मीटिंग में पूरी तरह से अपनी झूठी और खोखली जीत का जश्न मनाने का पूरा मौका जरूर देगा। वह चाहता था कि दुश्मन अपनी हद से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाएं ताकि जब वे वहां से नीचे गिरे तो उनकी हड्डियां पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएं। रिया ने भी आर्यन की इस बात का पूरी तरह से समर्थन किया और उस बोर्ड मीटिंग के लिए बहुत सारे पक्के और डिजिटल सबूत तैयार करने में लग गई। वे दोनों मौत का एक बहुत ही शानदार जाल बुन रहे थे। दोपहर के समय आर्यन और रिया हवेली के उस विशाल और गुप्त तहखाने में गए जहां हथियारों का एक बहुत बड़ा और आधुनिक जखीरा रखा हुआ था। वहां आर्यन ने रिया को अपनी निशानेबाजी का एक बहुत ही अद्भुत और हैरान कर देने वाला प्रदर्शन दिखाया जो उसने सालों से सबसे छिपा कर रखा था। रिया भी पीछे नहीं रही और उसने अपने चाकू चलाने की उस घातक कला का बहुत ही बेहतरीन और तेज प्रदर्शन आर्यन के सामने किया। दोनों एक दूसरे की ताकत और उनकी उस असाधारण कला को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। यह केवल एक युद्ध की तैयारी नहीं थी, बल्कि यह उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा और मजबूत विश्वास कायम करने का एक बहुत ही खास पल था। सालों तक अकेले रहने और दर्द सहने के बाद अब उन दोनों को एक ऐसा साथी मिल गया था जो उनकी हर तकलीफ को समझ सकता था। आर्यन ने रिया को बहुत करीब से देखा और उसकी आंखों में उस बचपन की बहादुर लड़की की बहुत साफ झलक एक बार फिर से देखी। वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे और यह तय हो चुका था। रात होते होते शहर के उस भय और महंगे क्लब में मालती और शिखा अपनी उस बहुत ही झूठी और खोखली जीत का शानदार जश्न लगातार मना रही थीं। उनके साथ वह भ्रष्ट माफिया डॉन भी पूरी तरह से नशे में धुत होकर आर्यन की मौत पर बहुत ही भयानक और गंदी गालियां बकसपास कर रहा था। मालती ने पूरे घमंड के साथ कहा कि कल की बोर्ड मीटिंग के बाद वह इस पूरे शहर की सबसे ताकतवर और अमीर औरत बन जाएगी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कल उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह होने वाली है। शिखा ने भी नशे में चूर होकर कहा कि उसे उस बेवकूफ रिया की लाश देखने में बहुत ज्यादा मजा आता, लेकिन वह आग में जलकर खाक हो गई होगी। वे दोनों मां बेटी अपनी उस नीचता और क्रूरता की हर हद को पूरी तरह से पार कर चुकी थीं और उनका यह पाप अब चरम पर था। डॉन ने भी हंसते हुए कहा कि आर्यन की कंपनी पर कब्जा करने के बाद वह शहर के सभी गैरकानूनी काम बहुत ही आसानी से करेगा। उनकी यह सारी बातें रिया के गुप्त सर्वर पर सीधे तौर पर रिकॉर्ड हो रही थीं। हवेली के अंदर रिया उन सभी रिकॉर्डिंग को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान छाई हुई थी। उसने आर्यन को वह रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसे सुनकर आर्यन का खून पूरी तरह से खौल उठा और उसकी मुट्ठियां बहुत ही ज्यादा मजबूती से कस गईं। आर्यन ने कसम खाई
कि वह कल उस बोर्ड रूम को इन सभी गद्दारों और हत्यारों की सबसे भयानक और खौफनाक कब्र में पूरी तरह से बदल देगा। कल का दिन उनके दुश्मनों के लिए इस धरती पर सबसे आखिरी दिन होने वाला था। रिया ने अपनी हैकिंग तकनीक का बहुत ही शानदार इस्तेमाल करते हुए कंपनी के मुख्य सर्वर को पहले ही अपने पूरे और कमिन नियंत्रण में ले लिया था। उसने मालती द्वारा तैयार किए गए उन सभी फर्जी कागजातों की डिजिटल कॉपी को बहुत ही चालाकी से अपने सर्वर में सुरक्षित रख लिया था। वह कल उस बोर्ड रूम की बड़ी स्क्रीन पर इन सभी सबूतों को पूरी दुनिया के सामने एक एक करके बहुत ही भयानक तरीके से बेनकाब करने वाली थी। यह एक ऐसा सीधा और जोरदार वार होने वाला था जिससे रात बहुत गहरी हो चुकी थी और आर्यन अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर उस घने और डरावने अंधेरे को पूरी शांति से देख रहा था। रिया धीरे से चलकर उसके पास आई और उसने बहुत ही नरमी के साथ अपना हाथ आर्यन के मजबूत कंधे पर चुपचाप रख दिया। आर्यन ने मुंह कर रिया को देखा और उसकी आंखों में एक बहुत ही अजीब सी नरमी और प्यार की एक बहुत गहरी चमक साफ दिखाई दे रही थी। इस भयानक युद्ध के बीच भी उन दोनों के दिलों में एक नया फूल खिल रहा था। आर्यन ने बहुत ही धीमी और शांत आवाज में कहा कि जब उसने अपने माता पिता को खोया था तो उसे लगा था कि वह जिंदगी में हमेशा अकेला रहेगा, लेकिन रिया के आने से उसकी वह सारी दुनिया और उसका वह सारा खोया हुआ सुकून एक बार फिर से पूरी तरह से वापस लौट आया है। रिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि उनका यह अजीब सा रिश्ता किसी बहुत ही बड़ी और रहस्यमयी नियति का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। वे दोनों मौत के उस भयानक साये में भी एक दूसरे के लिए पूरी तरह से जी रहे थे। सुबह होने में अब कुछ ही घंटों का समय बाकी था और हवे जाना था भी गंभीर बिल्कुल न हो। वे सभी जानते थे कि कल का दिन एक बहुत ही बड़ा और खूनी इतिहास रचने वाला है और उन्हें आर्यन के लिए अपनी जान देनी पड़ सकती है, लेकिन उनका यह हौसला बहुत ही ज्यादा मजबूत और चट्टान की तरह पक्का था। रिया ने अपने उस पुराने और रहस्यमयी लॉकेट को एक बार फिर से अपनी गर्दन में बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ पूरी तरह से पहन लिया था। वह लॉकेट केवल एक गहना नहीं था, बल्कि वह उसके परिवार की उस महान विरासत और आर्यन के साथ उसके उस पुराने वादे का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। आर्यन ने भी अपना एक बहुत ही शानदार और दबदबे वाला सूट तैयार कर लिया था, जिसे पहनकर वह कल अपने असली राजा वाले रूप में जाने वाला था। उनकी यह तैयारी दुश्मनों को बहुत ही बुरी तरह से कुचलने के लिए थी। सूरज की पहली किरण ने जब हवेली को रोशन किया तो वह नजारा किसी बहुत बबली और ऐतिहासिक जीत की शुरुआत जैसा बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा था। आर्यन और रिया पूरी तरह से तैयार थे और उनके चेहरों पर एक ऐसी खौफनाक और भयानक शांति थी जो किसी बहुत बबली विनाश का साफ संकेत दे रही थी। आज उन्हें किसी भी दया या किसी भी झूठी हमदर्दी की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे अपने दुश्मनों का काल बन चुके थे। मालती का वह खोखला घमंड आज पूरी तरह से मिट्टी में मिलने के लिए तैयार था। कंपनी का वह विशाल और गगनचुंबी मुख्यालय अब उस खौफनाक और जानलेवा तूफान का पूरी तरह से सामना करने के लिए अपने दरवाजे खोल चुका था। मालती और उसके लालची साथी अपनी उस झूठी जीत की खुशी में पूरी तरह से अंधे होकर उस बोर्ड रूम की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना आज किसी साधारण इंसान से नहीं, बल्कि साक्षात मौत के दो सबसे भयानक फरिश्तों से होने वाला है। खेल अब अपने उस अंतिम और सबसे ज्यादा खौफनाक चरण में पूरी तरह से पहुंच चुका था। कंपनी के विशाल मुख्यालय में आज एक बहुत ही तनावपूर्ण खामोशी पूरी तरह से छाई हुई थी। सभी बोर्ड सदस्य अपनी कुर्सियों पर भारी घबराहट और डर के साथ चुपचाप बैठे थे। मालती अपनी बेटी शिखा और उस भ्रष्ट माफिया डॉन के साथ पूरे घमंड में उस मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरों पर कुटिल मुस्कान थी, जैसे वे इस दुनिया के राजा बन चुके हों। मालती ने सीधे आर्यन की मुख्य कुर्सी की तरफ अपने कदम बढ़ाए और गर्व से वहां बैठ गई। मालती ने अपनी झूठी और मगरमच्छ वाली आंखों से कुछ आंसू बहाने का बहुत ही उम्दा नाटक सबके सामने शुरू कर दिया।
उसने भारी आवाज में कहा कि बीती रात एक भयानक और दुखद दुर्घटना में आर्यन और उसकी पत्नी रिया की जान चली गई है। यह खबर सुनकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से सन्न रह गए और पूरे हॉल में कानाफूसी तेजी से शुरू हो गई। मालती ने अपनी आवाज को और ऊंचा किया और कहा कि अब इस विशाल कंपनी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी केवल उसके कंधों पर है। उस भ्रष्ट माफिया डॉन ने अपने हाथ में कुछ फर्जी और जाली कागजात हवा में लहराते हुए सभी को चुप रहने का इशारा किया। उसने कहा कि आर्यन ने अपनी मौत से पहले ही अपनी पूरी संपत्ति और इस कंपनी के सारे अधिकार मालती के नाम कर दिए थे। वह झूठे वकीलों की एक पूरी फौज अपने साथ लेकर आया था, जो उन जाली दस्तावेजों को बिल्कुल असली और कानूनी साबित करने में लगे हुए थे। शिखा अपनी जगह पर खड़ी होकर इस शानदार जीत पर बहुत ही बेताबी से मुस्कुरा रही थी। कुछ पुराने और वफादार बोर्ड सदस्यों ने इस झूठे दावे का विरोध किया और मालती के कागजातों पर सीधा शक जताया। उन्होंने कहा कि आर्यन कभी भी अपनी कंपनी इस तरह किसी बाहरी इंसान को नहीं सौंप सकता और इसमें कोई गहरी साजिश है। लेकिन माफिया डॉन के खूंखार गुंडों ने अपने हथियारों को थोड़ा सा बाहर निकालकर उन सभी विरोध करने वालों को मौत की खुली धमकी दी। डर के मारे उन वफादार सदस्यों को भी अपनी जान बचाने के लिए मजबूर होकर चुपचाप अपनी जगह पर वापस बैठना पा। मालती ने एक बहुत ही क्रूर और भयानक हंसी हंसते हुए कहा कि अब इस कंपनी के पुराने और बेकार नियम पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। उसने तुरंत एक नया प्रस्ताव रखा, जिसमें कंपनी के सारे भय प्रोजेक्ट उस माफिया डॉन की गैरकानूनी संस्था को बहुत सस्ते में बेचे जाने थे। यह एक बहुत भा और भयानक धोखा था, जो हजारों निर्दोष कर्मचारियों की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता था। मालती अपना वो गंदा पेन निकालकर उन सभी अवैध कागजातों पर अपने हस्ताक्षर करने ही वाली थी कि तभी कुछ हुआ। अचानक उस विशाल और भारी बोर्ड रूम का मुख्य दरवाजा एक बहुत ही जोरदार धमाके और तेज आवाज के साथ पूरी तरह से खुल गया। दरवाजे पर खभे विक्रम और उसके हथियारबंद गार्डों ने बहुत ही सम्मान के साथ पीछे हटकर एक चौहा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। सब लोगों की नजरें दरवाजे पर जम गईं और वहां का नजारा देखकर मालती के हाथ से वह गंदा पेन सीधा नीचे जमीन पर गिर गया। आर्यन और रिया बहुत ही शानदार और शाही अंदाज में एक साथ उस कमरे के अंदर दाखिल हुए थे। आर्यन आज किसी व्हील चेयर पर अपाहिज होकर नहीं, बल्कि अपने मजबूत पैरों पर एक खूंखार शेर की तरह सीना तानकर खड़ा था। उसका वो महंगा काला सूट और उसकी आंखों की वो ठंडी मौत जैसी चमक कमरे के हर इंसान को बुरी तरह डरा रही थी। उसके साथ खाही रिया ने भी एक बहुत ही बेहतरीन और ताकतवर कारोबारी लिबास पहना था, जो उसकी अजेय ताकत को दर्शा रहा था। रिया का वह पुराना बेवकूफी भरा चेहरा अब पूरी तरह से गायब था और वह साक्षात न्याय की देवी लग रही थी। मालती अपनी कुर्सी से इस तरह उछलकर दूर खड़ी हुई जैसे उसे अचानक से कोई बहुत भा और जानलेवा बिजली का तेज झटका लग गया हो। शिखा भी भूत को देखने जैसी भयानक और फटी हुई आंखों के साथ अपनी जगह पर बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह जम गई थी। उस भ्रष्ट माफिया डॉन के चेहरे का सारा रंग पूरी तरह से उड़ चुका था और उसके हाथ बुरी तरह से कांपने शुरू हो गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग रात में मर चुके थे वो सामने खड़े हैं। आर्यन ने बहुत ही धीमी लेकिन एक खौफनाक और भारी आवाज में मालती से पूछा कि क्या उसे उसकी कुर्सी पर बैठने में बहुत मजा आया। वह अपनी लंबी और मजबूत चाल के साथ सीधे मालती की तरफ बढ़ने लगा और उसके हर एक कदम से मौत का खौफ टपक रहा था। मालती डर के मारे पीछे की तरफ हटने लगी और वह अपनी सफाई में कुछ बहुत ही झूठे और अटपटे शब्द बब्बाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आर्यन ने एक ही झटके में मालती को गर्दन से पककर उस कुर्सी से नीचे फर्श पर फेंक दिया। रिया ने मुस्कुराते हुए उस बड़ी सी मेज के पास जाकर अपना वह बेहद खास और ताकतवर लैपटॉप वहां रख दिया और उसे तुरंत चालू किया। उसने उन सभी घबराए हुए और सहमे हुए बोर्ड सदस्यों को अपनी जगह पर शांति से बैठने का एक बहुत ही और सीधा इशारा किया। उसने बहुत ही स्पष्ट और तेज आवाज में कहा कि आज इस कमरे में कुछ बहुत ही कव्वे और भयानक
सच पूरी दुनिया के सामने आने वाले हैं। शिखा ने अपनी मूर्खता दिखाते हुए रिया पर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसे घूरकर चुप करा दिया। रिया ने अपने लैपटॉप पर सिर्फ एक ही बटन दबाया और बोर्ड रूम की वह विशाल स्क्रीन अचानक से पूरी तरह रोशन हो गई। उस स्क्रीन पर मालती और उस माफिया डॉन के बीच हुए सभी गैरकानूनी और भ्रष्ट सौदों के असली दस्तावेज एक के बाद एक खुलने लगे। सभी लोग तो आबली माफिया डॉन के बीच हुए दस्तावेजों को देखकर पूरी तरह हैरान थे, जिनमें कंपनी को तबाह करने और आर्यन की हत्या करने का पूरा खौफनाक प्लान बहुत साफ लिखा था। मालती और डॉन की वे सारी गुप्त फोन कॉल रिकॉर्डिंग भी पूरे हॉल में तेज आवाज में गूंजने लगीं। रिकॉर्डिंग में वह माफिया डॉन बहुत ही नशे और घमंड में आर्यन को जान से मारने की बात मजे से कह रहा था। उन खौफनाक आवाजों को सुनकर सभी सदस्यों का खून पूरी तरह से खौल उठा और उन्होंने गुस्से से मालती की तरफ अपनी कक्क नजरें घुमाई। मालती अपने दोनों गुस्से से मालती की तरफ, इसके बाद हाथों से अपना सिर पककर जोर जोर से चीखने लगी, क्योंकि उसका सारा खेल अब पूरी तरह से खत्म और बर्बाद हो चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका हर एक राज इतनी भयानक और नंगी सच्चाई के साथ बाहर आ जाएगा। आर्यन अपने भारी कदमों से उस भ्रष्ट माफिया डॉन के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया, जो अब वहां से भागने की पूरी फिराक में था। डॉन ने अपने गुंडों को आर्यन पर सीधा हमला करने का एक बहुत ही हताश और कायरतापूर्ण आदेश बहुत जोर से चिल्लाकर दिया। लेकिन इससे पहले कि वे गुंडे अपनी बंदूकें निकाल पाते, विक्रम और उसके सभी आधुनिक सुरक्षा गार्डों ने उन सबको अपनी गोलियों के सटीक निशाने पर ले लिया। पूरा कमरा अब आर्यन के पूरी तरह नियंत्रण में था और दुश्मन पूरी तरह जाल में फंस चुके थे। वह घमंडी और क्रूर माफिया डॉन, जो कुछ ही मिनट पहले खुद को इस पूरे शहर का सबसे बड़ा और ताकतवर राजा मान रहा था, अब जमीन पर था। आर्यन ने अपनी एक बहुत ही जोरदार लात उस डॉन के सीने पर मारी और उसे तपते हुए सीधे जमीन पर बुरी तरह गिरा दिया। आर्यन ने अपनी भारी रिवॉल्वर बाहर निकाली और उसे सीधे उस डॉन के पसीने से लथपथ माथे पर बहुत ही मजबूती के साथ सटा दिया। डॉन मौत को अपने इतने करीब देखकर बुरी तरह रोने लगा और अपनी गंदी जान की भीख मांगने लगा। मालती फर्श पर घिसटते हुए सीधे रिया के पैरों में आकर गिर पई और बहुत ही मगरमच्छ वाले झूठे आंसू बहाकर उससे माफी मांगने का नाटक करने लगी। उसने कहा कि वह तो बस एक बेबस औरत है और उसे इस माफिया डॉन ने यह सब कुछ करने के लिए बहुत बुरी तरह से मजबूर किया था। रिया ने अपनी आंखों में नफरत की एक बहुत ही तेज आग लाते हुए मालती को अपनी एक जोरदार और सख्त लात से दूर धकेल दिया। रिया का दिल अब इन गद्दारों के लिए पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो चुका था। रिया ने बहुत ही ठंडी और तेज आवाज में मालती से कहा कि यह सारा तमाशा अब हमेशा के लिए बंद कर दे, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने पूरी स्क्रीन पर मालती द्वारा किए गए उन सभी पुराने और भयानक जुर्मों का एक बहुत ही भाग कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोलकर रख दिया। इसमें रिया की सगी मां की हत्या की वह सभी दर्दनाक और दिल दहला देने वाली सबूत और रिपोर्टें शामिल थीं, जिन्हें मालती ने बहुत पहले छुपा दिया था। यह देखकर मालती की सांसें गले में पूरी तरह से बुरी तरह अटक कर रह गईं। रिया ने अपनी जेब से वह असली वसीयत बाहर निकाली, जिस पर मालती ने कई सालों पहले एक बहुत ही गंदा और खौफनाक धोखा करके कब्जा कर लिया था। उस वसीयत के हिसाब से रिया अपनी मां की सारी अकूत संपत्ति और इस पूरी कंपनी के बहुत बड़े हिस्से की असली और एकमात्र कानूनी वारिस थी। उसने वह वसीयत बोर्ड के सबसे पुराने और भरोसेमंद वकील के हाथ में बहुत शान से सौंप दी, ताकि वह उसकी पूरी और सटीक जांच कर सके। वकील ने कुछ ही पल में उसे पूरी तरह असली और 100% सच घोषित कर दिया। शिखा, जो अब तक पूरी तरह से सदमे में थी, वह पागलों की तरह चीखते हुए रिया की तरफ बहुत ही तेजी से दौड़ने लगी। वह अपने हाथों से रिया का चेहरा नोचना चाहती थी, क्योंकि वह अपनी इस भयानक और शर्मनाक हार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन विक्रम ने अपनी जगह से एक छलांग लगाई और शिखा को बहुत ही जोर से धक्का देकर सीधे फर्श पर बुरी तरह से गिरा दिया।
शिखा जमीन पर पड़े हुए एक पागल जानवर की तरह फूट फूट कर और बुरी तरह से रोने लगी। तभी हॉल के बाहर से पुलिस की सायरन की बहुत तेज और डरावनी आवाजें पूरी तरह से गूंजनी शुरू हो गईं, जो दुश्मनों के लिए मौत का बुलावा थी। आर्यन ने पहले ही शहर के सबसे ईमानदार और कक पुलिस कमिश्नर को उन सभी पक्के सबूतों के साथ वहां आने का सीधा न्योता दे दिया था। पुलिस के भारी जूतों की आवाज हॉल में गूंजी और उन्होंने अपने हथियारों के साथ अंदर आकर मालती और उस डॉन को पूरी तरह से घेर लिया। अब उनके बचने का कोई भी छोटा सा रास्ता भी बिल्कुल बाकी नहीं रह गया था। कमिश्नर ने आते ही उन दोनों गद्दारों के हाथों में बहुत ही भारी और ठंडी लोहे की हथकियां पूरी तरह से कसकर पहना दी। मालती अभी भी अपनी झूठी बेगुनाही का रोना रो रही थी, लेकिन अब उसकी किसी भी बात पर कोई भी इंसान बिल्कुल यकीन नहीं करने वाला था। पुलिस ने उस माफिया डॉन को और उसके सभी गुंडों को बहुत ही बेरहमी के साथ घसीटते हुए वहां से बाहर ले जाना शुरू कर दिया। उन सभी का वह पुराना घमंड अब हमेशा के लिए जेल की उन अंधेरी कालकोठरियों में पूरी तरह से सोने वाला था। मालती को जब पुलिस खींचकर ले जा रही थी, तो उसने पलटकर एक बहुत ही दर्दनाक और नफरत भरी नजर से आर्यन और रिया को गहराई से देखा। वह समझ चुकी थी कि उसने जिन लोगों को कमजोर और बेवकूफ समझा था, वे साक्षात मौत के सबसे खतरनाक और अजेय फरिश्ते बनकर आए थे। उसकी वह सारी जिंदगी की मेहनत और उसका वह सारा काला धन एक ही पल में धुएं की तरह पूरी तरह से उकर बर्बाद हो चुका था। उसकी आंखों में अब केवल हार की एक बहुत गहरी और खौफनाक हताशा पूरी तरह से छाई हुई थी। दुश्मनों के जाते ही उस विशाल बोर्ड रूम में एक बहुत ही अजीब सी और भारी शांति फिर से पूरी तरह से कायम हो गई थी। सभी बोर्ड सदस्यों ने एक साथ खड़े होकर आर्यन और रिया के सम्मान में बहुत ही तेज तालियां बजानी शुरू कर दी, जो पूरे हॉल में गूंज उठीं। उन्होंने आर्यन को अपना असली राजा मान लिया था और रिया की उस अद्भुत और अकल्पनीय चालाकी की भी खुलकर बहुत दिल से तारीफ की। कंपनी का वह काला साया अब हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म और हमेशा के लिए दूर हो चुका था। आर्यन ने बहुत ही शांत लेकिन एक बहुत ही शक्तिशाली आवाज में सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि अब कंपनी एक नए दौर में प्रवेश करेगी। उसने कहा कि अब से इस साम्राज्य में कोई भी भ्रष्टाचार या कोई भी धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी काम पूरी ईमानदारी से होंगे। उसने यह भी घोषित किया कि रिया अब से इस कंपनी की सबसे बड़ी साझीदार और उसकी कानूनी पत्नी के रूप में उसके बिल्कुल साथ खड़ी रहेगी। यह सुनकर सभी लोगों ने बहुत ही खुशी और सम्मान के साथ अपना सिर नीचे झुका लिया। रिया ने अपनी जगह पर खड़े होकर एक बहुत ही गहरी और लंबी राहत की सांस ली, क्योंकि उसका वह सालों पुराना बदला आज पूरी तरह से पूरा हो गया था। उसने अपनी मृत मां को याद किया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी मां की आत्मा आज स्वर्ग में बहुत ही ज्यादा सुकून और शांति में होगी। उसने अपने उस रहस्यमयी लॉकेट को प्यार से छुआ और अपनी आंखों को बंद करके उस नई और खूबसूरत जिंदगी का पूरी तरह से स्वागत किया। आज उसने साबित कर दिया था कि सच्चाई और ताकत हमेशा जीतती है। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सभी लोग उस हॉल से बाहर चले गए, तो वहां सिर्फ आर्यन और रिया बिल्कुल अकेले और शांत खड़े रह गए थे। आर्यन ने अपने कदम रिया की तरफ बढ़ाए और उसकी आंखों में एक बहुत ही अजीब सा और गहरा प्यार पूरी तरह से साफ झलक रहा था। उसने रिया का हाथ अपने हाथों में बहुत ही मजबूती से पकड़ा और कहा कि आज से उनका एक नया और बहुत ही खूबसूरत सफर शुरू होने वाला है। रिया ने भी बहुत ही प्यारी और सच्ची मुस्कान के साथ उसकी बातों का जवाब दिया। उन दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया था कि असली ताकत केवल पैसे या खौफ में नहीं, बल्कि एक दूसरे पर अटूट और गहरे विश्वास में होती है। उन्होंने अपनी उन सारी कमजोरियों को अपनी सबसे भारी ताकत में पूरी तरह से बदल दिया था और दुश्मनों को उनकी सही जगह पहुंचा दिया था। यह जीत केवल एक कंपनी की नहीं थी, बल्कि यह उनके उन पुराने जख्मों और उनके उस दर्द की जीत थी जो उन्होंने सालों तक सहा था। अब उनके सामने एक बहुत ही सुनहरा और खूबसूरत भविष्य अपनी बाहें खोले खड़ा हुआ था। आर्यन और रिया एक साथ चलकर
उस विशाल कांच की खिड़की के पास खड़े हो गए, जहां से पूरा शहर बहुत ही सुंदर और रोशन दिखाई दे रहा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी वह सुनहरी किरणें उनके चेहरों पर एक बहुत ही नई और मजबूत उम्मीद की चमक पूरी तरह से पैदा कर रही थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था और बिना कुछ बोले भी वे एक दूसरे के दिल की हर बात को पूरी तरह से समझ रहे थे। अब कोई भी तूफान उन्हें कभी भी अलग नहीं कर सकता था। हवेली वापस लौटते समय कार का सफर आज बहुत ही ज्यादा शांत और सुकून भरा लग रहा था, जिसमें कल की तरह कोई भी घुटन या डर बिल्कुल नहीं था। विक्रम ने बहुत ही सम्मान के साथ कार चलाई और वह भी अपने बॉस की इस शानदार और ऐतिहासिक जीत पर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश था। आर्यन और रिया एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर पूरी शांति के साथ बैठे हुए थे और अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे थे। यह एक ऐसी खामोशी थी जिसमें दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत बज रहा था। बोर्डरूम के बाहर की हवा अब पहले से कहीं ज्यादा ताजा और सुखद महसूस हो रही थी। आर्यन और रिया एक साथ मुख्यालय की सीढ़ियों से नीचे उतरे, जहां पत्रकारों की एक बहुत बड़ी भीड़ उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शहर के सबसे शक्तिशाली जोड़े के रूप में उनकी छवि अब हर न्यूज चैनल और अखबार की मुख्य सुर्खियों में पूरी तरह से छा चुकी थी। आर्यन ने रिया का हाथ पूरी दुनिया के सामने बहुत गर्व के साथ थाम रखा था, जो उनकी नई शुरुआत का प्रतीक था। मालती और शिखा को जेल की उस अंधेरी और बदबूदार कालकोठरी में डाल दिया गया था, जहां उनकी हर रात अब रोते हुए बीत रही थी। उनका वह सारा आलीशान जीवन और घमंड अब धूल में मिल चुका था और उनके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। शिखा, जो कभी रिया का दाज आलीशान जीवन और घमंड मजाक उड़ाती थी, अब अपनी ही परछाई से डर रही थी, क्योंकि जेल के कड़े नियमों ने उसे तोड़ दिया था। न्याय का पहिया आखिरकार घूम चुका था और अपराधियों को उनके किए की सजा मिल रही थी। उस भ्रष्ट माफिया डॉन के साम्राज्य को पुलिस ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था और उसकी सारी अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई थी। उसके खिलाफ इतने सारे पक्के सबूत मिल चुके थे कि अब उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही गुजारनी पड़ने वाली थी। शहर के लोग अब राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़े और पुराने आतंक का हमेशा के लिए अंत हो गया था। आर्यन की कंपनी के शेयरों की कीमत अब आसमान छू रही थी और निवेशकों का भरोसा फिर लौट आया था। रिया अपनी मां की उस पुरानी और आलीशान हवेली में वापस लौटी, जिसे मालती ने धोखे से हथिया लिया था और उसे बहुत गंदा कर दिया था। उसने वहां की हर चीज को अपनी मां की पसंद के हिसाब से फिर से सजाने का फैसला किया, ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। हवेली का कोना कोना अब पुरानी यादों और एक नई उम्मीद की खुशबू से पूरी तरह से महक उठा था। रिया ने अपनी मां की तस्वीर के सामने खड़े होकर उनसे वादा किया कि वह उनकी विरासत को हमेशा अमर रखेगी। अगले दिन रिया और आर्यन शहर के उस शांत कब्रिस्तान में गए, जहां रिया के माता पिता की कब्रें एक साथ बहुत ही गरिमा के साथ बनी हुई थीं। रिया ने उन पर ताजा फूल चढ़ाए और अपनी आंखों से निकले उन आंसुओं को आज पहली बार खुलकर बहने दिया, जो बरसों से दबे थे। उसने अपने मन की हर बात अपनी मां से कही और उन्हें बताया कि आज इंसाफ की जीत हुई है। आर्यन उसके पीछे एक ढाल की तरह खड़ा था और उसे इस मुश्किल घड़ी में बहुत सहारा दे रहा था। आर्यन ने रिया के कंधे पर अपना हाथ रखा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि अब उन्हें अतीत के दुखों को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देखना चाहिए। उसने रिया से कहा कि वह केवल उसकी पत्नी नहीं है, बल्कि वह उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसके जीवन की असली रोशनी बन चुकी है। रिया ने मुड़कर आर्यन को देखा और उसकी आंखों में जो सम्मान और प्यार दिखाई दिया, उसने रिया के दिल के हर जख्म को भर दिया। वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे और यह सच अब अमर था। हवेली में वापस आने पर आर्यन ने एक बहुत ही भव्य और शाही समारोह का आयोजन किया, जिसमें शहर के सभी प्रतिष्ठित और ईमानदार लोगों को आमंत्रित किया गया। यह उत्सव केवल उनकी जीत का नहीं था, बल्कि यह उस सच्चाई और वफादारी का जश्न था जिसने बुराई को पूरी तरह से हरा दिया था। रिया आज एक रानी की तरह लग रही थी और उसका
आत्मविश्वास देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह कभी डरी हुई थी। उसकी आवाज में अब एक ऐसी कशिश थी जो सबको प्रभावित कर रही थी। विक्रम को उसकी वफादारी और साहस के लिए कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऊंचा पद दिया गया, जिससे उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आर्यन और रिया को अपना आदर्श मान लिया था और वह उनके लिए अपनी जान देने को हमेशा तैयार रहने वाला वफादार सिपाही था। कंपनी के सभी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा बोनस दिया गया, जिससे पूरी संस्था में एक नई ऊर्जा और काम करने का उत्साह पूरी तरह से भर गया। अब वहां का माहौल बहुत सकारात्मक और पारदर्शी था। शाम के समय जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज में डूब रहा था, आर्यन और रिया हवेली की विशाल छत पर अकेले खड़े होकर उस नजारे का आनंद ले रहे थे। रिया ने अपनी गर्दन से वह पुराना लॉकेट निकाला और उसे चांद की रोशनी में चमकते हुए बहुत ही प्यार से देर तक देखा। उसने आर्यन से पूछा कि क्या उसे कभी शक हुआ था कि वह डरी हुई लड़की सच में वही उसकी बचपन की मंगेतर है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे रिया की आंखों ने पहले ही दिन सब सच बता दिया था। आर्यन ने बताया कि उसने रिया की उन तेज और पारखी नजरों में एक ऐसी आग देखी थी जो केवल एक बहुत बड़े योद्धा और रणनीतिकार में ही हो सकती है। उसने कहा कि वह तो बस रिया के उस असली और शक्तिशाली रूप के पूरी तरह बाहर आने का इंतजार कर रहा था, ताकि वह उसे सहारा दे सके। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बिना उसके साथ के वह कभी भी इस मुश्किल और लंबी जंग को नहीं जीत पाती। उनकी यह एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और जीत का राज थी। कॉरपोरेट जगत में अब रिया के नाम का बहुत बड़ा खौफ और सम्मान दोनों ही एक साथ पूरी तरह से फैल चुका था, क्योंकि लोग उसकी चतुराई से डरे हुए थे। वह कोई ऐसी साधारण महिला नहीं थी जिसे आसानी से दबाया जा सके, बल्कि वह अब एक बहुत ही अनुभवी और तेज दिमाग वाली सीईओ बन चुकी थी। उसने कई नए और क्रांतिकारी प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की, जिससे समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों को बहुत बड़ा और सीधा लाभ मिलने लगा था। उसका लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं था। समय बीतता गया और आर्यन तथा रिया ने मिलकर एक ऐसे व्यापारिक साम्राज्य की नींव रखी जो केवल मुनाफे पर नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों पर आधारित था। उनके जीवन की कहानी अब उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुकी थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते थे। मालती और शिखा के नाम अब केवल इतिहास के काले पन्नों में एक बुरी चेतावनी की तरह ही लोगों की यादों में हमेशा के लिए सिमट कर रह गए थे। बुराई का अंत हमेशा ऐसा ही भयानक और दर्दनाक होता है। रिया ने अपनी मां के नाम पर एक बहुत बड़ी चैरिटी संस्था भी शुरू की, जो अनाथ बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए दिन रात काम करती थी। वह खुद अक्सर उन बच्चों से मिलने जाती थी और उन्हें सिखाती थी कि कभी भी अपनी परिस्थितियों के सामने हार नहीं माननी चाहिए। उसने उन बच्चों को अपनी ताकत पहचानने का गुरुमंत्र दिया, जिसे उसने खुद अपने जीवन के संघर्षों से बहुत ही मुश्किलों के बाद सीखा था। उसकी दयालुता ने हजारों लोगों का जीवन पूरी तरह बदल दिया। आर्यन और रिया के बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और अटूट हो चुका था, जिसमें केवल प्यार ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सम्मान भी था। वे एक दूसरे के विचारों की कद्र करते थे और किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले एक दूसरे की राय लेना कभी भी नहीं भूलते थे। उनका घर अब खुशियों और हंसी की आवाजों से हमेशा भरा रहता था, जो उनकी सफलता की सबसे सच्ची और मधुर गूंज थी। उन्होंने साबित किया कि न्याय और प्रेम मिलकर असंभव को भी संभव बना देते हैं। एक रात जब आसमान में सितारे बहुत तेजी से चमक रहे थे, रिया ने आर्यन से कहा कि उसे अब अपनी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती। आर्यन ने उसे अपने करीब खींचा और कहा कि जब तक वे साथ हैं, दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें फिर से कभी दुखी नहीं कर पाएगी। उन्होंने अपनी पुरानी कड़वी यादों को हमेशा के लिए दफन कर दिया था और अब वे एक बहुत ही सुनहरे और उज्जवल भविष्य की ओर साथ बढ़ रहे थे। यह उनकी कहानी का एक बहुत ही सुखद अंत था। पूरी कहानी का सार यह था कि सच्चाई को कुछ समय के लिए दबाया तो जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। रिया ने अपनी बुद्धिमानी
और धैर्य से यह साबित कर दिया कि एक औरत अगर ठान ले तो वह बड़े से बड़े पहाड़ को भी मिट्टी में मिला सकती है। आर्यन ने एक सच्चे साथी के रूप में उसे वह मंच दिया जहां वह अपनी पूरी ताकत का खुलकर और बहुत शानदार प्रदर्शन कर सकी। उन दोनों का मिलन एक नई और न्यायपूर्ण दुनिया की शुरुआत थी। अंत में न्याय की जीत हुई और उन सभी लोगों को सजा मिली जिन्होंने सत्ता और पैसे के नशे में चूर होकर निर्दोष लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया था। समाज में एक बार फिर से कानून का डर और ईमानदारी की महत्ता पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी, जिससे हर बार में कोई सुरक्षित महसूस करने लगा था। आर्यन और रिया अब केवल एक नाम नहीं थे, बल्कि वे उस अजेय शक्ति के प्रतीक थे जो हमेशा बुराई का विनाश करने के लिए तत्पर रहती है। उनकी यह गाथा सदियों तक याद रखी जाएगी। रिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए एक आखिरी बार अपनी आंखों को बंद किया और खुद से कहा कि उसका मिशन अब पूरी तरह से और बहुत ही खूबसूरती से सफल हो चुका है। उसने अपने उस बेवकूफी भरे मुखौटे को आज हमेशा के लिए मानसिक रूप से भी उतार दिया था और वह अपने असली गौरवशाली अस्तित्व में थी। हवा का एक झोंका उसके चेहरे को छूकर गुजरा, जैसे उसकी मां उसे स्वर्ग से आशीर्वाद दे रही हो। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और पूर्ण संतुष्टि की मुस्कान पूरी तरह खिल गई। हवेली के हॉल में अब जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी बहुत ही ज्यादा मोहक और रहस्यमयी लग रही थी, जो शांति का संदेश दे रही थी। आर्यन ने रिया का हाथ थामकर उसे नृत्य के लिए आमंत्रित किया और उस खाली हॉल में एक बहुत ही मधुर संगीत धीरे धीरे गूंजने लगा। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और उनके कदम संगीत की ताल पर बहुत ही लयबद्ध तरीके से साथ चल रहे थे। यह उनके नए जीवन की सबसे पहली और सबसे खूबसूरत शाम थी, जो कभी खत्म नहीं होगी। यह कहानी एक मिसाल है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर दुनिया का नक्शा पूरी तरह से बदल सकता है और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। रिया और आर्यन का यह सफर बाधाओं से भरा था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति ने उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल लिया और उन्हें विजेता बना दिया। अब वे दोनों एक ऐसी विरासत छोड़ रहे थे जो आने वाली पीढ़ियों को साहस और वफादारी का पाठ हमेशा बहुत ही सादगी से पढ़ाती रहेगी। न्याय अमर है,